लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोचंग ने लॉन्ग को बड़ी आसानी के साथ मसल के रख दिया था और उसकी बॉडी मिंग को दे दी थी हस्बैंड कहने पे। साथ ही में गोचंग को ये भी पता चला था कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि मिंग से बॉडी को छीनने की कोशिश कर सकते हैं, तो गोचंग उसे वहाँ से डरा के भगा देता है। वह वो लड़की फुल स्पीड से भागते हुए डायरेक्ट अपने क्लैन पे आती है और आने के बाद अपने मन के अंदर सोचती है कि गोचंग काफी ज्यादा शक्तिशाली है और उसने लॉन्ग की बॉडी को अपनी फियांसे को दे दिया है। वो इन सभी चीजों को ड्रैगन क्लैन के बारे में बता सकती है और साथ ही में वो उन्हें अपना सपोर्ट भी देगी जिससे उन्हें फायदा होगा। वहीं पे हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि इस लड़की का भाई काफी दिनों से पीछा कर रहा था, यही सोचते हुए कि वो कभी भी इस इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं होने दे सकता है। बेशक ये फ्री में थोड़ी ना करेगा, ये मिंग से दोबारा हस्बैंड कहलवाएगा। इसके बाद गोचंग अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके पूरे इलाके को सील कर दो, जो भी घुसने की कोशिश करे तुरंत उसे मार देना। खैर उसके बाद हम लोग पंखों वाली लड़की को देखते हैं जो कि जैसे ही अपने घर के अंदर आती है तो फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे जो कि लॉन्ग के मरने से काफी ज्यादा निराश थे और इनकी बातें सुनो तो फिर तुम्हें हंसी ही आ जाएगी। वहीं पे आंट जुए के दो छोटे छोटे भतीजे भी थे और इन्हें भी गोचंग से बदला लेना था। हालांकि वो लड़की उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि शांति रखो, वो हमारा बाप है, पावर के मामले में कुचल सकता है, लेकिन इन लोगों को लॉन्ग का बदला किसी भी कीमत पे लेना था। और ये सभी आगे से चिल्लाने लगते हैं कि हम सभी एक साथ जाएंगे और गोचंग को मार के रख देंगे। जिस पे ये लड़की भी आगे से उनकी बात मान लेती है क्योंकि ये लोग कभी भी गोचंग को छोड़ नहीं सकते हैं, क्या पता वो कब आगे बढ़ के उनके ऊपर ही हमला कर दे। उसी टाइम पे वहाँ पे गोचंग आता है जो कि बड़े आराम से ताली बजाते हुए कहता है कि अरे वाह, यहाँ तो पूरी बैठक लगी हुई है बस इस बारे में डिसाइड करने के लिए कि कौन मुझे मारने वाला है। अब इसे आंटी की तो सांसें अटक जाती हैं क्योंकि उन्होंने अभी ही तो गोचंग की पावर सही थी। जिसपे वो सभी लोग आगे से कहते हैं तो कौन है बे जो हमारे इलाके के अंदर घुस आया। गोचंग आगे से उसे चुप रहने का इशारा करता है और उसे कहता है कि हम पुराने दोस्त हैं और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो फिर तुम्हें दिक्कत ही क्या है। वहीं पे वो लड़की आगे से तुरंत समझ जाती है कि झुकने का टाइम आ चुका है और वो तुरंत गोचंग को लॉर्ड कहने लगती है। उसके भतीजे उसे पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो कहती है कि पूछो नहीं, बस चुपचाप पीछे खड़ी रहो। वहीं पे गोचंग को वाइन काफी ज्यादा पसंद थी तो वो अचानक से टेलीपोर्ट होके वाइन के पास पहुंच जाता है और पीने लगता है। वहीं पे वो लोग गोचंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी एक्सक्लूसिव वाइन को छूने की, वो सिर्फ हमारे लोगों के लिए है, तुम जैसा इंसान जो कि बाहर से आया है उसकी औकात ही नहीं है। खासकर वो गोचंग, वो तो बहुत ज्यादा कमीना है। गोचंग भी आगे से कहता है कि हाँ गोचंग बहुत ज्यादा कमीना है, लेकिन मुझे इतना ज्यादा पता है कि उसे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है, खासकर वो जो मासूम होते हैं, लेकिन उसे उन लोगों को और ज्यादा मजा आता है मारने में जो उसकी बेइज्जती करते हैं। वहीं पे वो लड़की अपने घुटनों पे बैठ जाती है और गोचंग को समझाने लगती है कि ये सब कुछ गलत फहमी है। गोचंग बहुत ज्यादा अच्छा और ईमानदार इंसान है और लॉन्ग टैंग के मुकाबले में तो गोचंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर है, जिससे वहाँ के सभी लोग उनकी मालकिन को ये सब करता हुआ देख के हैरान हो जाते हैं कि वो इस तरह से घुटनों पे होकर बैठ के इस तरह से माफी क्यों मांग रही हैं और लॉन्ग टैंग की बेइज्जती क्यों कर रही हैं। वहीं पे गोचंग भी उस लड़की से कहता है क्या बकवास कर रही हो, मैं गोचंग लॉन्ग टैंग के मुकाबला कैसे कर सकता हूँ, वो तो मेरे सामने तिनका भी नहीं है। इसके बाद गोचंग उन लोगों से कहता है कि मैंने सुना कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, बता सकते हो क्यों। जिसपे वो सभी लोग जल्दबाजी में आगे बढ़ते हैं और गोचंग के ऊपर हमला कर देते हैं और वो लड़की पीछे से कहती रह जाती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मत करना, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो क्या कर सकता है। और वो गोचंग से कहती है कि इन्हें माफ कर दो, इनके ऊपर दया दिखाओ। गोचंग आगे से कहता है कि ये मुझे मारना चाहते हैं, मैं दया कैसे दिखा सकता हूँ, अच्छा तो यही रहेगा कि मैं इन्हें मार ही दूं। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है और वहाँ पे धमाके होने लगते हैं। इसके बाद एक एक करके वहाँ पे जो भी बंदा मरता है तो फिर धमाके होने लगते हैं और कुछ ही देर में गोचंग वहाँ की सभी लोगों की लाशें बिछा देता है और वहाँ की लड़ाई इतनी ज्यादा दमदार थी कि वो पूरा घर टुकड़ों में बट जाता है। जिसके बाद गोचंग उस लड़की को गले से पकड़ता है तो वो लड़की गोचंग से कहती है कि मुझे मत मारो। गोचंग आगे से कहता है कि तुमने कुछ ऐसा देखा जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। वो लड़की अपने दोस्त हार्ट की कसम खाती है कि वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी, लेकिन गोचंग आगे से कहता है कि मुझे मरे हुए लोगों पे ज्यादा भरोसा है ना कि किसी कसम के ऊपर। जिसके बाद वो उसकी गर्दन तोड़ के उसे मार देता है। उसी टाइम पे वहाँ पे ड्रैगन क्लैन से कुछ लोग आते हैं जो कि जब देखते हैं कि गोचंग ने वहाँ पे तबाही मचा दी है और इन्हें नहीं पता है कि गोचंग कौन सी बला है, इसीलिए वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं उसे रोकने के लिए। और गोचंग उन्हें देख के कहता है ओप्स, मुझे तो डिस्कवर कर लिया गया है। वहाँ पे ड्रैगन क्लैन की लड़की गोचंग से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आके हमारे ही लोगों को इतनी बेरहमी से मारने की। इसके बाद सीन कट होके मिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पे वो सर्कुलेशन से बाहर निकलती है और ब्रेक थ्रू कर लेती है और उसे भी समझ में आ जाता है कि गोचंग ने उसकी मदद की है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कि कोई भी उसे परेशान करने के लिए नहीं आया। वहीं पे मिंग का दिल अभी भी नहीं मान रहा था कि गोचंग पिछली लाइफ के दौरान उसे बुरा बर्ताव इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके पास डिमोनिक हार्ट था और उसे ऐसा लगता है कि गोचंग इस जिंदगी के अंदर भी सिर्फ दिखावा कर रहा है उसे बेवकूफ बनाने के लिए। हालांकि मिंग अभी भी 50-50 थी, इसीलिए बस वो अभी अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहती थी और सिर्फ मिंग को ही पता था कि इमॉर्टल स्पिरिट कहाँ पे पैदा होने वाली है, इसीलिए वो उस तरफ जाने लगती है ताकि वो उसे अचीव कर सके। इसके बाद हम लोग हीमिंग को देखते हैं जो कि काफी जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा था और उसे ऐसा लगता है कि इस सीनियर की वजह से ही उसे ये सभी ब्लेसिंग मिली है और वो किसी सुप्रीम एग्जिस्टेंस की तरह ही अब चमकने वाला है। उसी टाइम पे मिंग की बहन वहाँ पे आती है जो कि उसे बताती है कि जो उसने टेक्निक दी थी उसकी वजह से
से 2 इंसेक्टर उसे मिलना चाहते हैं। इसे मिंग को ऐसा लगता है कि उन्हें वेडिंग टेक्निक के अंदर कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो लोग मिंग से मिलना चाहते हैं। लेकिन उसी टाइम पे गोचेंग उसे दोबारा अपने पास समन कर लेता है और उसे अपना स्पिरिचुअल बॉडी दिखाता है, जिससे मिंग को ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है और वैसे भी उसके पास सुप्रीम एग्जिस्टेंस वाला कोई दोस्त है। वह फिर मिंग की बहन उसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंसेक्टर काफी ज्यादा खुश हैं और वो तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करेंगे। वहीं पे गोचेंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि उन्हें पता चल चुका है कि सीक्रेट टेक्निक के अंदर कोई तो सीक्रेट है। वैसे गोचेंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अगर उन्हें कुछ पता भी लगाना है तो फिर उनकी कल्टीवेशन गॉड रियलम तक होनी चाहिए, जो कि होना नामुमकिन है। और जैसे ही वो दोनों इंसेक्टर उसके कंट्रोल के अंदर आ जाएंगे तो फिर पूरा ईगल क्लैन गोचेंग की मुट्ठी के अंदर होगा। इसके बाद गोचेंग के पास इनफ डायनेस्टी पॉइंट हो जाते हैं, तो फिर वो दोबारा दोस्ट बोन को एक्सचेंज कर लेता है, वो भी 4 हड्डियों को। फिर इसके बाद हम लोग चीलियांग के 2 सर्वेंट को देखते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लिंग, यूमी और चीलियांग तीनों ही एशियन केव के अंदर चले गए हैं और काफी ज्यादा टाइम हो गया है, करीब 1 महीना, और वो दोनों अभी तक बाहर नहीं आए हैं। इसलिए इन दोनों को ऐसा लगता है कि ये लिंग है, ये लिंग है। और साथ ही में मिंग ने भी इनसे यही बताया था कि उन्हें ये लिंग को अपने पास छुपाना नहीं चाहिए। इसके बाद इन्हें काफी ज्यादा चिंता होने लगती है चीलियांग की, इसलिए ये लोग बाहर निकल जाते हैं इस खबर को फैलाने के लिए कि ये लिंग है, ये लिंग है। वहीं पे हम लोग उन तीनों को देखते हैं जिनके हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं थे, बेसिकली घायल हो रखे थे। वहीं पे ये लिंग को यहाँ पे 1 महीना हो चुका था और इसे महसूस तो हो रहा था कि सुप्रीम मास्टर की केव यहीं पे है, लेकिन इसे कुछ भी मिल नहीं रहा था। वहीं पे लॉकेट ये लिंग से कहता है, क्या तुम्हें सच में यकीन है कि इन दोनों की कोई गड़बड़ तो नहीं है? वहीं पे ये लिंग आगे से कहता है कि मैं तो शक करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं करूंगा। वहीं पे लॉकेट भी गधा था, उसे यूमे के ऊपर शक बिल्कुल भी नहीं हो रहा था उसके बैकग्राउंड और उसकी सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन उसे चीलियांग के ऊपर शक हो रहा था क्योंकि उसका एशियन सेक्ट काफी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि चीलियांग को शुरुआत से ही पता था कि ये लिंग डेमोनिक सक्सेसर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी मदद कर रही थी और एक दोस्ती के नाते ये सब कुछ बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और लॉकेट को पूरा शक चीलियांग के ऊपर ही हो रहा था, भले ही उसका मकसद थोड़ा सा नॉर्मल हो, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। और वो ये लिंग से कहता है कि जल्दी से तुम्हें कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो देर हो सकती है। इसके बाद ये लिंग चीलियांग से कहता है कि आगे काफी ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है, और क्योंकि यूमी पूरी तरीके से घायल है तो फिर यूमी ये लिंग के साथ जाएगी और चीलियांग अलग अपना रास्ता देखेगी। चीलियांग भी इस बात को समझ जाती है और वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों बस एक साथ जाना चाहते हो और मुझे लात मार के यहाँ से बाहर निकालना चाहते हो। और वो ये लिंग से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने इतनी सारी मदद सिर्फ तुमसे वो अपॉर्चुनिटी छीनने के लिए की है। वहीं पे ये लिंग यही समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब कुछ सबकी खातिर कर रहा है, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे वो 5 गार्ड आ जाते हैं जो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहते हैं कि अब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। वहीं पे यूमी चैन की सांस लेती है क्योंकि उसे जो मिशन दिया गया था अब वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वहीं पे यूमी ने चैन की सांस इसलिए ली थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो मारी जाने वाली है। ये लिंग जैसे ही उनके रियलम को देखता है जो कि हेवनली गॉड रियलम पे थे, तो वो तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाता है, उनसे ये कहते हुए कि वो लोग इन सभी चीजों को बाद में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये बस इन लोगों को मरते हुए छोड़ के जा रहा है। इसके बाद चीलियांग यूमी से कहती है कि तुम भाग क्यों नहीं रही हो, खड़ी क्यों हो? यूमी आगे से कहती है कि वो काफी ज्यादा चोटिल है, वो आगे नहीं जा सकती है, उसे भागना पड़ेगा। जिसपे चीलियांग भी वहाँ से खिसक लेती है उसको गुड लक कहते हुए। इसके बाद वो लोग उन दोनों के पीछे जाते हैं और 2 लोग पीछे छूट जाते हैं जो कि यूमी को टपकाने के लिए आए थे। उनमें से एक बंदा यूमी से कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमाल की हो, मैं तुम्हारी लाइफ बख्श दूंगा अगर तुम मेरी स्लेव बनने के लिए राजी हो। जिसपे यूमी गोचेंग के बारे में सोचते हुए कहती है कि ना, बिल्कुल भी ना, तुम्हारी औकात नहीं है मास्टर के लेवल पे। उसी टाइम पे एक बंदा उसका सर काटने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। वहीं पे यूमी खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने वाली थी क्योंकि वो बेइज्जत बिल्कुल भी नहीं होना चाहती थी, क्योंकि वो गोचेंग की फॉलोवर जो है। उसी टाइम पे वहाँ पे गोचेंग का वेपन आता है जो कि उस बंदे के चीथड़े उड़ा देता है और वो यूमी के सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक के उससे कहता है कि कौन तुम्हें मारने वाला है। यूमी जैसे ही गोचेंग को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है कि उसे लगा था कि गोचेंग को अब उसकी जरूरत नहीं है। गोचेंग उसे कहता है कि मैं ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ भाई, मैंने तुम्हें टास्क दिया था, मैं तुम्हें मरने थोड़ी ना दे सकता हूँ। जिससे यूमी खुश हो जाती है और वो गोचेंग को गले लगा लेती है। गोचेंग उसे कहता है कि तुम कब से इस तरह से बच्चों वाला काम करने लगी? भाई को अच्छे से पता है कि लड़कियां कैसे सेट की जा सकती हैं। मरने के एंड मौके पे ने भाई ने हीरो वाली एंट्री मारी। अगर तुम्हें लगता है कि देर हो सकती है तो भाई के पास टेलीपोर्टेशन की ताकत है, भाई लाइट की स्पीड से इधर से उधर हो सकते हैं यूं ही चुटकियों में। और फिर वो बंदा जो कि यूमी को स्लेव बनाने वाला था वो गोचेंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली गॉड रियलम के बंदे को इग्नोर करने की। कोई भी गोचेंग उसे इग्नोर करते हुए यूमी से कहता है कि तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट लगी है, मिशन को पूरा करते करते चलो मैं तुम्हारी चोटों को ठीक कर देता हूँ। उसी टाइम पे वो बंदा गोचेंग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन गोचेंग के वेपन के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के अंदर से पता नहीं कितने सारे मॉन्स्टर या फिर उनका प्रतिबिंब बाहर निकलता है। और मुझे लगता है कि अभी तक हेलबर्ड ने जितने भी लोगों की लाशें बिछाई हैं उसने उन सभी की स्पिरिट को कंज्यूम कर लिया है, तभी तो उसके वेपन के अंदर इतनी सारी स्पिरिट कैद है और इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे हेलबर्ड की पावर को ही देख
के उस बंदे के पसीने छूट जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पे सिर्फ मौत का आघात होता है और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद गोचन चिलियांग और येलिंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसे अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चिलियांग जैसे ही अपने दो सर्वेंट से मिलेगी तो फिर उनके जरिए सभी लोगों को पता चल जाएगा कि येलिंग अभी कहाँ पे है और वही डिमोनिक सक्सेसर है। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा होंगे और येलिंग का पीछा करेंगे और उसका शिकार करेंगे। इसके बाद येलिंग को उसके इंसेक्टर की स्लेव या फिर केव मिल जाएगी और उसके बाद गोचेंग को सब कुछ मिल जाएगा और उसे काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहीं पे यूमी केव से बाहर निकलती है, जो कि गोचेंग को शुक्रिया कहती है उसका ख्याल और उसकी चोटों को ठीक करने के लिए। और मैं ये नहीं एक्सप्लेन करने वाला कि गोचेंग ने कैसे चोटें ठीक की हैं। इसके बाद गोचेंग यूमी को खाने के लिए पीच फ्रूट कहता है और ये पीच फ्रूट अपनी सेब की वजह से ही बदनाम है। वहीं पे यूमी गोचेंग से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से येलिंग भाग निकला। गोचेंग उसे कहता है कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यूमी गोचेंग से माफी मांगती है और उससे कहती है कि अगर वो गोचेंग के साथ रहती है तो फिर गोचेंग को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। गोचेंग उसे कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे कुछ टाइम तक ऐसे ही रहना पड़ेगा जब तक वो बाकी सभी काम खत्म नहीं कर लेता है। इसपे यूमी गोचेंग को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, वो गोचेंग की खातिर सारी जिंदगी ऐसे रह सकती है बिना किसी नाम और इसी तरीके से गायब हुए। वहीं गोचेंग यूमी से कहता है कि अरे वाह, मैं तुम्हारे शब्दों से काफी ज्यादा हल्का फील कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और चिलियांग के साथियों ने इन लोगों को सभी बातें बता दी थी और उसी टाइम पे वहाँ भी चिलियांग भी आ जाती है, जिसने सक्सेसफुली खुद को बचा लिया था। वहीं पे यूमी के फॉक्स क्लैन के लोग चिलियांग से पूछते हैं कि यूमी कहाँ पे है, जिसपे वो बताती है कि शायद वो येलिंग के साथ हो सकती है या फिर नहीं भी। और चिलियांग ने यहाँ पे येलिंग का नाम लिया है, ना कि उसका नकली नाम येनिंग, यानी कि उसने येलिंग की सच्चाई बता दी, जिससे वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि येलिंग को अभी ये लोग डिमोनिक सक्सेसर समझ रहे हैं। इसके बाद वो लोग येलिंग को लेके बात करने लगते हैं कि वो लोग 5 एजेंट क्लैन उनका पीछा कर रहे थे और इन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो पांचों उन लोगों का पीछा इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि येलिंग ने उनके इंसेक्टर की क्रॉप्स के अंदर से लाइफ एसेंस को चुरा लिया था, जबकि ये वाला कांड तो गोचेंग ने किया था। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं कि वो लोग येलिंग को ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, उन्हें किसी भी कीमत पे उसे पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे लोगों की जाने जा सकती हैं। वहीं पे वो सभी लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ पे गोचेंग होता तो फिर इतनी ज्यादा परेशानी न होती। वहीं पे लिली भी अपना सर हाँ में हिला के कहती है कि हाँ हाँ। उसी टाइम पे वहाँ पे गोचेंग आता है, जो कि उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग डिमोनिक सक्सेसर को लेके बात कर रहे हो, क्या मैं थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। जिसके बाद उन लोगों के बीच में इस बात को लेके बहस होने लगती है कि कौन येलिंग को पकड़ने के लिए जाएगा, जिसपे कई गोचेंग के ऊपर ही बोले लगाते हैं। गोचेंग आगे से कहता है कि यहाँ पे उसे भी और ज्यादा कई अच्छे लोग हो सकते हैं जो इस काम के लिए बेहतर हैं, लेकिन अल्टीमेटली गोचेंग को ही चुन लिया जाता है। वहीं पे ये बंदा जो कि अभी धुंधले में है, गायब सा है, ये गोचेंग को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद गोचेंग लैंगटियान के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें कोई स्पेशल जानकारी है। इस पे लैंगटियान वहाँ पे बताना शुरू करता है कि येलिंग शायद से एशियन क्लैन के जो टॉम्ब हैं यानी कि कब्रें हैं, उनके क्रॉप्स को एब्जॉर्ब कर रहा होगा अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। वहीं चिलियांग आगे से बताती है कि येलिंग उसे ज्यादा देर तक अलग नहीं हुआ था और तब तक तो उसने कुछ भी नहीं किया था। जिसपे पेंग उसे कहता है क्या तुम अभी भी उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में सोच रही हो। जिसपे चिलियांग को भी ऐसा लगता है कि शायद से येलिंग अभी ये आगे करने के बारे में सोच रहा हो। इसके बाद गोचेंग उन लोगों से कहता है कि अगर वो लोग इसी तरीके से येलिंग को ढूंढते रहेंगे तो फिर उनके ऊपर खतरा बन सकता है, क्योंकि एशियन सेक्ट वाले भी उन्हें ढूंढ रहे हैं और अगर सामना उनके साथ हो जाता है तो वो लोग अपनी जान भी गवा सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि वो लोग अलग अलग होकर येलिंग के ट्रेसेस को ढूंढे, ना कि उसके पीछे जाएं। और क्योंकि ये बात गोचेंग ने कही थी तो फिर वो सभी मान जाते हैं और अपने अपने काम से निकल जाते हैं। वहीं पे गोचेंग चियानलिंग से कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें इस बात को भुला देना चाहिए कि हम लोग येलिंग के ऊपर से डिमोनिक सक्सेसर का धब्बा हटा सकते हैं, भले ही तुम और मैं उसके ऊपर भरोसा करें, लेकिन ये लोग नहीं करने वाले हैं। इस पे चिलियांग आगे से कहती है कि उसे भी ऐसा लग रहा है कि उसने कोई गलती कर दी है। जिसके बाद चिलियांग गोचेंग से कहती है कि वो भी काफी ज्यादा बिजी होगा उन लोगों के साथ में। जिसपे गोचेंग कहता है कि बेशक वो सभी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, वो भी किसी चीज के ही पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर मैं उनसे वो चीज छीन लूं तो इसमें क्या ही बुराई है। और वैसे भी तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता है ना कि मेरा गो क्लैन किसी काम के मामले में थोड़ा सा भी फेर बदल कर सकता है। खैर इसके बाद हम लोग ड्रैगन क्लैन और बाकी सभी क्लैन वालों को देखते हैं और गोचेंग ने अभी तक यहाँ पे जितनी भी तबाही मचाई थी वो सभी ड्रैगन क्लैन वालों के खिलाफ ही थी, चाहे वो लॉन्गडेन को मारना हो या फिर वो पंखों वाली लड़की को। इसीलिए ये सभी लोग गोचेंग के खिलाफ काफी ज्यादा भड़के हुए थे और उनमें से एक बंदा जो कि ड्रैगन क्लैन की तरफ से था, वो उन लोगों से कहता है कि हमें ड्रैगन ऑर्डर का इस्तेमाल करना चाहिए और जितने भी यहाँ पे क्लैन है उन सभी के यंग टैलेंट्स का इस्तेमाल करते हुए गोचेंग को यहाँ पे लाना चाहिए। हम उसे दिखा देंगे कि ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकता है। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और क्योंकि इसे पता है कि इमोर्टल स्पिरिट यहीं आसपास ही पैदा होगी तो फिर ये सभी चीजों को पहले से ही सेट कर रही है और इसे अच्छे से पता है कि इतनी समय गोचेंग हर किसी को अपनी उंगलियों की मदद से नचा रहा है और वो अपने मन के अंदर सोचती है क्या उसे गोचेंग को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता देना चाहिए। इसके बाद हम लोग येलिंग को देखते हैं
हैं और यूमी उसके पास दोबारा आ गई थी। वहीं पे येलिंग को जैसे ही पता लगता है कि उसके ठिकाने का पता चल चुका है और लोग उसे कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं, तो वो आगे से चिलियांग को इसका जिम्मेदार समझने लगता है और उसे लगता है कि गोचेंग और वो दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे। वहीं पे यूमी चिलियांग की साइड लेने की कोशिश करती है, तो येलिंग उसे बताता है कि अगर तुम्हारी किस्मत ना अच्छी होती तो फिर तुम्हारी बॉडी भी ना बचती। वहीं पे यूमी आगे से कहती है कि वो तो काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और वो सभी लोग चिलियांग और उसके पीछे भागते हुए गए थे, इसीलिए ये उन्हीं दोनों की मेहरबानी है कि यूमी अभी तक जिंदा है। इससे येलिंग के मन के अंदर दोबारा लड्डू फूटने लगते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक कुएं के अंदर से लॉकेट बाबू बाहर निकलते हैं, जो कि येलिंग को बताते हैं कि सील ओपन हो चुकी है और उसके अंदर कई सारी कमाल की चीजें पड़ी हुई हैं और अगर कोई होली रियलम का कल्टीवेटर अंदर घुसता है तो वो तुरंत मारा जाएगा। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है कि मुझे क्लोजली फॉलो करना, अंदर कई सारे ट्रैप्स अभी भी हैं। इसके बाद येलिंग यूमी से भी यही कहता है कि तुम मुझे क्लोजली फॉलो करना, तो ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वह पे यूमी कहती है ठीक है और अपने मन के अंदर सोचती है कि बिल्कुल मुझे तुम्हें क्लोजली फॉलो करना ही पड़ेगा ना। जिसके बाद वो दोनों कुएं के अंदर चले जाते हैं। वहीं पे यूमी पीछे की तरफ निशान छोड़ते जाती है और वैसे ही गोचेंग को पता चल जाता है कि येलिंग का ठिकाना अभी कहाँ पे है और उसे यह भी पता चल जाता है कि सील ओपन हो चुकी है। इसके बाद वो अपनी सर्वेंट को बुलाता है और उसे कहता है कि जाओ और जाके सभी को बता दो कि गोचेंग के ठिकाने के बारे में पता चल चुका है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि तभी तो वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो पाएंगे और डिमोनिक सक्सेसर के खिलाफ वहाँ पे लड़ाई करेंगे। इसके बाद हम लोग चिलियांग और उसके सर्वेंट को देखते हैं और वो चिलियांग को आगे बताता है कि उन्हें गोचेंग के जरिए पता चल चुका है कि येलिंग अभी कहाँ पे है और वो चिलियांग से पूछता है क्या वो येलिंग को देख के दोबारा सेंटिमेंटल तो नहीं हो जाएगी। इस पे चिलियांग आगे से कहती है कि वो इस बार येलिंग से भी अपने रिश्ते पूरी तरीके से काट लेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जितने भी कल्टीवेटर थे गोचेंग की साइड वाले, वो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं ताकि येलिंग का पूरे स्वैग के साथ स्वागत किया जा सके। वहीं हम लोग ब्लैक ईगल क्लैन के लोगों को देखते हैं, जिनके साथ हम लोग मिंग की बड़ी बहन को भी देखते हैं और इन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि बाहर वाले लोग इकट्ठा एक जगह पे इकट्ठा क्यों हो रहे हैं और इन्हें लगता है कि वहाँ पे शायद कोई इमॉर्टल ट्रेजर हो सकता है। इसमें मिंग की बहन आगे से कहती है कि क्या फर्क पड़ता है, एशियन ड्रैगन क्लैन ने यहाँ पे ऑर्डर को इश्यू कर दिया है, हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी गोचेंग है, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसके फैमिली के 2 इंसेक्टर ने वेडिंग ड्रेस टेक्निक को मास्टर कर लिया है और जैसे ही उसकी बहन यहाँ से निकल जाएगी तो फिर सभी चीजें अब उसकी मुट्ठी के अंदर आ जाएंगी। जिसके बाद हम लोग यूमी और येलिंग को देखते हैं जो कि अंदर की तरफ जा रहे थे। वहीं पे यूमी इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए येलिंग से पूछती है क्या ये कोई दूसरी दुनिया है, जिसपे येलिंग बताता है कि हाँ ये एक दूसरा डायमेंशन है जहाँ पे उसके फोर फादर उसके लिए कई सारी चीजें छोड़ के गए हैं। इसके बाद वो अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील करते हुए बताता है कि वो एशियंट हेवनली लॉर्ड ऑफ रिकार्नेशन सक्सेसर है और वो आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि बाहर के लोगों को लगता है कि मैं डिमोनिक सक्सेसर हूँ, लेकिन ये सब कुछ उस गोचेंग के कारनामे की वजह से हो रहा है। लेकिन मैं बहुत जल्द ही सभी लोगों के सामने असलियत को ला दूंगा कि मैं कोई डिमोनिक सक्सेसर वक्सेसर नहीं हूँ। इसके बाद यूमी से कहता है कि तुम उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो, लेकिन तुम्हें उससे सावधान रहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी हो सकता है। इस पे यूमी आगे से कहती है कि हाँ उसे काफी अच्छे से पता है। इसके बाद लॉकेट भाई साहब येलिंग को बताते हैं कि सामने की तरफ टेस्ट शुरू होने वाला है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक रास्ता था और उस रास्ते के नीचे लावा भरा पड़ा था और लावा कम नहीं था, तो फिर वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर और ऊपर से स्नेक भी थे। जिसके बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि कुएं के पास आ जाता है और यूमी की पूंछ के पंखों की वजह से उसे पता चल जाता है कि ये दोनों पहले ही कुएं के अंदर जा चुके हैं। वहीं पे गोचेंग ने सारी सेटिंग पहले ही कर दी थी। जो भी आउटसाइडर डिसाइपल थे यानी कि गोचेंग के साइड वाले, वो सबसे पहले कब्र के पास जाएंगे और तब वो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे और इतने टाइम के दौरान में गोचेंग येलिंग को आसानी के साथ कुचल के मार देगा और दूसरे लोगों को यकीन दिलाने के लिए यूमी यहाँ पे विटनेस का काम करेगी। खैर इसके बाद हम लोग येलिंग को देखते हैं जो कि सही सलामत उस मैग्मा वाले रास्ते को पार करके यहाँ पे आ चुका था, लेकिन उसे पार करने के मामले में ही इसकी हालत खराब हो गई थी। लॉकेट उससे कहता है कि अगर तुम्हारी इतने में ही हवा निकली जा रही है तो फिर आगे जो तुम्हें लेगेसी मिलने वाली है तुम उसके बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। उसी टाइम पे यूमी एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि उधर देखो। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से एक बहुत बड़ा महल आ जाता है और नीचे की तरफ एक लेक थी जिसके अंदर गजब का अरोमा मिला हुआ था और लॉकेट हमें इन फूलों के बारे में बताता है कि इनका एसेंस रिकार्नेशन के साथ जुड़ा हुआ है, जिनको वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और ये कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वहीं पे येलिंग आगे से कहता है कि उसका सब्र और उसके काम इतने ज्यादा बेकार नहीं गए, अब वो इनकी मदद से गोचेंग के खिलाफ जा सकता है। इसके बाद वो यूमी से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर से होके आता हूँ। यूमी उसे कहती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे अंदर जाके देखने के लिए नहीं दोगे। वहीं पे लॉकेट येलिंग से कहता है कि इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पे यूमी येलिंग से कहती है कि हम एक साथ यहाँ तक आए हैं, क्या तुम मेरे साथ वो सभी चीजें थोड़ी सी भी शेयर नहीं कर सकते हो, क्या तुम सच में मेरे लिए सीरियस भी हो। वहीं पे यूमी के हंसते हुए चेहरे को देख के लॉकेट को समझ में आ जाता है कि इसी ने इन सभी चीजों को अंजाम दिया था और उन्हें अब तक फंसाती आ रही थी। और येलिंग को अभी तक समझ में आ जाता है कि वो जो चिलियांग के ऊपर शक कर रहा था वो बिल्कुल गलत था। यूमी उसे कहती है कि तुमने तो उसे खुद ही भगा दिया, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। और येलिंग यूमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि बस थोड़ी सी चीजों
चीजों के पीछे तुम मेरे खिलाफ जाने लगी। लेकिन तब जाके येलिंग को याद आता है कि बाइले के साथ जो कांड हुआ था वो भी यूमी की ही कारस्तानी थी। वह पे यूमी उसे कहती है कि तुम तो नेचुरली काफी ज्यादा लालची हो और औरतों के पीछे पड़े रहते हो, तो फिर मेरे लिए इन सभी चीजों को छुपाना थोड़ी ना मुश्किल था। वह पे येलिंग यूमी से कहता है कि इतना सब करने के बावजूद तुम मेरे लिए बिल्कुल भी काम की नहीं हो और तुम्हारा मुझसे कोई भी मुकाबला नहीं है। यूमी उसे कहती है कि तुम कुछ को बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हो। इसके बाद येलिंग यूमी के ऊपर हमला कर देता है और उसे कहता है कि जाओ और जाके ब्रदर ली के साथ काफी अच्छे से अपनी जिंदगी बिताना। इस पे यूमी उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गई बाबू, मैं तुम्हारी अपोनेंट नहीं हूँ। उसी टाइम पे येलिंग के साइड से एक पाम अटैक आता है जो कि गोचंग ने उसे दे मारा था और येलिंग डायरेक्ट उसे टकराता है और सीधा जाके चट्टान से जा टकराता है। वहीं पे गोचंग यूमी से कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है, अब हमें यहाँ पे चारे को मछली से अलग कर देना चाहिए। लेकिन पाम अटैक से येलिंग के ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो गोचंग उससे कहता है कि डिमोनिक सक्सेसर से यही उम्मीद की थी, एक अटैक से नहीं मारा गया। वह भी येलिंग को अब धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ में आने लगती है कि ये दोनों शुरुआत से ही उसे फंसाने के चक्कर में थे। इन्होंने सबसे पहले बाइली को मारा, इसके बाद चीलियांग को भी उससे दूर कर दिया और इन सभी चीजों को करता धरता और कोई नहीं गोचंग भाई साहब थे। वहीं पे लॉकेट भाई साहब येलिंग से कहते हैं कि अभी हम डिसएडवांटेज में हैं, उसे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बहलाने की कोशिश करो। अगर हमारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी रही तो फिर क्या पता हेवनली लॉर्ड खुद ही बाहर आ जाए और हमारी मदद कर दें। इसलिए येलिंग गोचंग से कहता है कि अगर तुम मुझे मार देते हो तो फिर बलि का बकरा कौन बनेगा तुम्हारे लिए। गोचंग आगे से कहता है कि ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरा बलि का बकरा बनने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि अगर ये मर गया तो फिर गोचंग ही डिमोनिक सक्सेसर कहलाएगा ना। वह सिस्टम हरी झंडी दे देता है कि जाओ और जाके येलिंग को मार दो। इसके बाद येलिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए गोचंग से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा आगे जा चुके हो, अब मुझे तुम्हें उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी से एक साइड ड्रैगन बन जाता है और दूसरी साइड फीनिक्स। वह पे गोचंग आगे से कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारे एम्बिशन यानी कि मकसद को सपोर्ट नहीं करती है और इसी से तुम्हारी वीकनेस पता चलती है। इसके बाद गोचंग वहाँ पे एंडलेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, तो फिर उसकी स्वॉर्ड इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती है कि उसके दोनों ड्रैगन और फीनिक्स को बीच से ही तोड़ के रख देती हैं। वहीं पे लॉकेट को पता चल जाता है कि गोचंग यहाँ पे लॉ की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं पे लॉ की पावर का इस्तेमाल एक अच्छी कल्टीवेशन के स्टेज पे पहुंचने के बाद ही किया जा सकता है, जैसे कि हेवनली गॉड या फिर और कुछ या फिर उससे भी ऊपर। वहीं पे येलिंग लॉकेट की इन सभी बातों के बारे में सोच ही रहा था कि उसी टाइम पे गोचंग उसके पास उड़ते हुए आता है और उसके मुंह के ऊपर घुटना दे मारता है और उसे कहता है कि चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें ज्यादा बुली नहीं करूंगा। वहीं पे गोचंग का घुटना खाने के बाद वो दोबारा चट्टान में जा घुसता है, लेकिन येलिंग दोबारा वहाँ से बाहर निकलता है और गोचंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि हम दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई दंगा नहीं है, तो फिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। वहीं पे गोचंग आगे से हेलबर्ड का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम काफी टाइम से कल्टीवेशन की दुनिया में हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि पैसा और शोहरत कितना ज्यादा दूसरे लोगों को जलन दिलाती है। और क्या तुमने मेरे फियांसे को धमकाया नहीं था कि तुम उसे स्लेव बना लोगे, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए। वहीं पे हेलबर्ट के निकलते हुए ऑरा को देख के लॉकेट को समझ में आ जाता है कि अगर वो दोनों टकराए तो यहीं पे मारे जाएंगे और वो येलिंग से कहता है कि उसका जल्दी से इस्तेमाल करो नहीं तो मारे जाओगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलबर्ट सामने की तरफ एक स्लैश मारता है तो येलिंग तिबारा चट्टान से जा टकराता है और वहाँ पे खून ही खून हो जाता है। वहीं पे गोचंग उसे कहता है कि तुम्हारी मेंटालिटी काफी ज्यादा नादान है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम फेटेड वन हो। वहीं पे येलिंग अभी तक नहीं मरा था क्योंकि उसने डिवाइन आर्मर का इस्तेमाल किया था उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए, लेकिन उसका डिवाइन आर्मर अब नहीं बचा था, वो एकदम खराब हो गया था। वहीं पे लॉकेट गोचंग की निकलती हुई पावर को देख के धीरे धीरे डरने लगता है। वहीं पे गोचंग दोबारा अपने वेपन को उठा लेता है और उससे कहता है कि देखता हूँ कि तुम कितना ज्यादा मरने से इनकार करते हो, तुम्हें मरना तो है ही है। वहीं पे येलिंग को अचानक से महसूस होता है कि हेवनली लॉर्ड बाहर आ चुका है, मुझे बचा लो, मैं आपका सक्सेसर हूँ। उसी टाइम पे गोचंग भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी टाइम पे हम लोग हेवनली लॉर्ड को देखते हैं जो कि जाग उठता है और वो गोचंग के ऊपर डायरेक्ट अपनी बीम से अटैक कर देता है। गोचंग भी उसे डायरेक्ट हिट खाता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है, बस पीछे की तरफ खिसक जाता है। यूमी उसे बताती है कि ये हेवनली लॉर्ड ऑफ रिकार्नेशन है। वहीं पे येलिंग अपने मास्टर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि कम से कम वो जिंदा तो बच गया। वहीं पे हेवनली लॉर्ड लॉकेट वाले से कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। वहीं पे गोचंग अपनी आदत से मजबूर और वो हेवनली लॉर्ड को भी उंगली करते हुए कहता है कि तुम तो किसी काम के नहीं निकले, काफी ज्यादा कमजोर हो। इस पे हेवनली लॉर्ड वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि ज्यादा उछलो नहीं। वहीं पे उसकी एनर्जी से गोचंग को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूमी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। वहीं पे येलिंग आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि अब उन दोनों की लाशें यहीं पे बिछ जाएंगी, कोई भी उसके मास्टर को हरा नहीं सकता है। वहीं पे यूमी को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है तो वो गोचंग की तरफ देखने लगती है। गोचंग उन दोनों से यही कहता है कि जो लोग मरने वाले हैं ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो आगे से लक प्लंडरिंग का कार्ड इस्तेमाल करने लगता है और वो जैसे ही कार्ड का इस्तेमाल करता है तो हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम मास्टर के नीचे से कई सारी चेनें बाहर निकलती हैं जो कि उसे कुछ टाइम के लिए रोक लेती हैं और उसी टाइम पे गोचंग का ऑरा या फिर एनर्जी तेजी के साथ आगे बढ़ती है जो कि येलिंग को अपने अंदर जकड़ लेती है और येलिंग अपने
अपने मास्टर से कहता रह जाता है कि मुझे मरना नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में बस उसके चिल्लाने की आवाज आती है और जब वहाँ से एनर्जी गायब होती है तो फिर वहाँ पे लॉकेट और कवच के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। आसान शब्दों में ये लिंक का गेम यहीं पे खत्म होता है। इसके बाद वो मास्टर गोजेंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत किसे हुई मेरी आंखों के सामने ही मेरे सक्सेसर को मारने की, जिसके बाद वो बड़ी आसानी के साथ गोचेंग की जकड़ से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो डायरेक्ट तेजी के साथ गोचेंग के ऊपर हमला कर देता है। गोचेंग का ध्यान किसी और साइड पे था तो फिर यूमी उसे बचाने के लिए सामने आ जाती है, लेकिन गोचेंग जल्दी से पीछे मुड़ता है और यूमी को साइड कर देता है और अपना हेलबर्ट डायरेक्ट हेमली लॉर्ड के घोंसे की तरफ कर देता है, जिससे वो दोनों ताकतें आपस में टकराती हैं और वहाँ पे बूम करके बहुत तगड़ा धमाका होता है, लेकिन दोनों को ही इससे कुछ नहीं होता है और दोनों ही खिसक जाते हैं। हेमली लॉर्ड गोचेंग से कहता है कि तुम्हारी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ मेरे सामने किसी काम की नहीं है, सभी कॉन्सेप्ट रेसी बिल्कुल तरीके से बर्बाद हैं। वहीं पे गोचेंग एक बाटली लेता है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा डिवोरिंग एनर्जी निकलती है और गोचेंग उसे कहता है कि यही वो चीज है जो मेरे पास है। हेमली लॉर्ड को पता चलता है कि ये डिवोरिंग इमॉर्टल डीमन टेक्निक है और गोचेंग अपनी बात को जोड़ते हुए कहता है कि यही एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ है। जिसके बाद वो उंगली से इशारा करते हुए कहता है कि आ जाओ, और अगर यहाँ पे गोचेंग इंडेक्स की जगह पे मिडिल फिंगर दिखाता तो ये कूल बन जाता, लेकिन लाइन के हिसाब से इंडेक्स ही दिखानी पड़ी। जिसके बाद हेमली लॉर्ड अपने हाथों के अंदर एनर्जी को रिलीज करता है तो फिर उसके हाथ के आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा हो जाती है और वो पूरी एनर्जी एक ड्रैगन के अंदर बदल जाती है। इसके साथ वो गोचेंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम डिमांड सक्सेसर हो लेकिन तुम मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे, और वो अपने हाथ के साथ गोचेंग के ऊपर अटैक करता है। गोचेंग उसे कहता है कि तुम बस भ्रम में जी रहे हो और इस सब का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद गोचेंग सामने की तरफ से गोलेम धर्म काया के साथ पंच मारता है जो उसके ड्रैगन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही में वो पंच हेमनली लॉर्ड के ऊपर लगता है और वो पीछे की तरफ जा गिरता है। साथ ही में हेमनली लॉर्ड का दायां वाला हाथ भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो गोचेंग से कहता है कि तुम इससे ज्यादा खुश मत होना। जिसके बाद वो लॉकेट के अंदर वाले बंदे को अपने पास बुलाने लगता है और वो लॉकेट वाला बंदा गोचेंग की जो डिवोरिंग टेक्निक थी उसके इस साइड पे था, और जब वो अंदर जाने की कोशिश करता है तब यूमी उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो यूमी को चकमा दे के अंदर चला जाता है। यूमी तुरंत गोचेंग को बता देती है कि कोई चीज अंदर आ रही है। वहीं पे वो लॉकेट जैसे ही हेमनली लॉर्ड के हाथों में जाने वाला था तो गोचेंग उसे एक झटके में पकड़ लेता है, जो कि और कुछ नहीं वर्ड की पावर थी, और गोचेंग उसी और जगह पे उसे टेलीपोर्ट कर देता है या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है। हेमनली लॉर्ड को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी ताकत के साथ गोचेंग की तरफ हमला करता है। तो फिर गोचेंग भी हेलबर्ट की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हेमनली लॉर्ड के ऊपर दोबारा हमला करता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है, जिससे यूमी भी पीछे की तरफ गिर जाती है और कहती है कि ये जगह इतनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं है कि ये लोग इस तरीके से यहाँ पे लड़ सके, ये जगह ढह भी सकती है। फिर इसके बाद हम लोग हेमनली लॉर्ड को देखते हैं जिसको गोचेंग ने भाई पकड़ लिया था और जंजीरों में बांध के लटका दिया था। वहीं पे हेमनली लॉर्ड गोचेंग से कहता है कि तुम्हारी डीमन टेक्निक्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गई हैं, यहाँ तक कि मुझे पावर ऑफ टाइम का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद गोचेंग धीरे धीरे करके उसे एब्जॉर्ब करने लगता है तो हेमनली लॉर्ड उसे पूछता है क्या कर रहे हो। गोचेंग उसे कहता है जो तुम्हारे लिटिल टेल्टर के साथ किया था। इस पे हेमनली लॉर्ड को पता चल जाता है कि उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद गोचेंग उसकी एनर्जी को डिवोर कर लेता है और बाटली के अंदर भर लेता है और गोचेंग उसे कहता है कि चिंता नहीं करो, तुम आखिरी नहीं हो, अभी और भी आएंगे। इसके बाद गोचेंग को पॉइंट्स दिए जाते हैं जो 40,000 डेनेसिटी पॉइंट थे और 8,000 लक पॉइंट थे। साथ ही में उसे चेस्ट भी दी जाती है जिसके अंदर से उसे इमॉर्टल लाइट ऑफ रिकार्नेशन, जिसके अंदर परफॉर्म ट्रूथ ऑफ रिकार्नेशन था, साथ ही में उसके अंदर टाइम की भी पावर थी। इसके बाद गोचेंग इसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी पावर बढ़ जाती है और मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि इसके अंदर कौन कौन सी पावर्स थी। इसके बाद यूमी गोचेंग के पास आती है और उसे बधाई देती है तो गोचेंग अपने पास से डिमोनिक गू का एंटीडोट बाहर निकालता है। वही गोचेंग ने जो यूमी के अंदर पहले वॉर्म डाल दिए थे वही वाला, और गोचेंग उसे एंटीडोट देते हुए कहता है कि अब उसे और ज्यादा दिल के दर्द से गुजरना नहीं पड़ेगा, ये उसका एंटीडोट है। वहीं पे यूमी आगे से कहती है कि अगर उसे एंटीडोट ना भी मिले तो भी वो गोचेंग के साथ हमेशा रहेगी। इस पे गोचेंग उसे खुद से एंटीडोट खिला देता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। इसके बाद गोचेंग यूमी से कहता है कि चलो एक साथ अंदर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों उस महल के अंदर घुस जाते हैं तो फिर वहाँ पे बहुत सारे कमाल कमाल के ट्रेजर्स थे। वहीं पे गोचेंग यूमी से कहता है कि तुम्हें जो भी लेना है तुम ले सकती हो। वहीं पे गोचेंग तो सेंटर ऑफ द रिकार्नेशन केव के अंदर गया था, जिसको अगर ये रिफाइन कर लेता है तो वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक इस केव को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद गोचेंग उसे रिफाइन करने लगता है और इसी के पीछे हम लोग यूमी को देखते हैं जो कि कूद कूद के अलग अलग तरह के वेपन्स को देख रही थी। वहीं पे गोचेंग उसे जैसे जैसे रिफाइन करता है तो फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे कई सारे रिकार्नेशन वेपन्स हैं, आरएस हैं, एशियन मेडिसिन है, पिल्स हैं, यहाँ तक कि स्क्रोल्स भी हैं, और साथ ही में यहाँ पे 5 पेपर भी हैं जो कि येलिंग के लिए रखे गए थे, लेकिन अब वो सभी गोचेंग के होते हैं। साथ ही में गोचेंग को ये भी पता चलता है कि ये जो पूरी एशियंट केव है ना, हेमनली लॉर्ड ने उसे यहाँ पे इसलिए लगाया था स्लीव मार्क के साथ ताकि वो एशियन इमोर्टल क्लैंस की हो सके, लेकिन किस्मत से उसे येलिंग को चुनना पड़ा। लेकिन अब गोचेंग के पास वेडिंग ड्रेस है तो फिर गोचेंग के पास पूरा अधिकार है कि वो इस जगह को अपने पास रख सकता है और गोचेंग इसे अपने साथ अपनी दुनिया
दुनिया में लेके जाता है। इसके बाद गोचेंग यूमी से कहता है कि हम लोग निकल रहे हैं, तो वो दोनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद गोचेंग उस पूरी केव को ही अपनी दुनिया के अंदर लेके चला जाता है, यानी कि अब ये केव और इनहेरिटेंस इस दुनिया के साथ जुड़ी ही नहीं है। गोचेंग उसे अपने दिमाग के पास अपने वर्ल्ड के अंदर लेके गया है। इसके बाद गोचेंग बाहर आता है और वो यूमी से कहता है कि जब हम लोग बाहर जाएंगे तो फिर ये बताना सभी को ये लिंग मरा नहीं है। उसने एंड मौके पे किसी डिमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया और मुझे घायल कर दिया और पूरी तरीके से यहाँ से भाग निकला। इस पे यूमी इस बात को समझ जाती है, जिसके बाद गोचेंग अपने चेहरे को बदल लेता है, बिल्कुल किसी मार खाए हुए मेन कैरेक्टर की तरह, और वो कहता है कि अब समय आ चुका है कि पब्लिक का इस्तेमाल किया जाए उन्हें सच्चाई बता के। जिसके बाद हम लोग गोचेंग के बाहर बुलाए गए सभी लोगों को देखते हैं जो कि गोचेंग का ही इंतजार कर रहे थे। लैंगटियान और मुखौटे वाला बंदा अंदर जाते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पे गोचेंग नहीं मिलता है और उन्हें पता चल जाता है कि इनहेरिटेंस केव को पहले ही रिफाइन कर लिया गया है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम ये लिंग के लिया है। वहीं चिलियांग आगे से बताती है कि ऐसा भी हो सकता है कि गोचेंग उन सभी को बचाने के लिए अकेले ये लिंग के साथ भिड़ गया हो और वो काफी ज्यादा घायल हो। इस पे लैंगटियान चिलियांग से कहता है कि तुम तो गोचेंग को काफी अच्छे से जानती हो। इस पे चिलियांग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर वो सच में गोचेंग के करीब जाना चाहे तो फिर मिंग की ओवर प्रोटेक्टिव हैबिट की वजह से वो उसे मार भी सकती है। उसी टाइम पे एक बंदा वहाँ पे भागते हुए आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि गोचेंग ने सच में डिमोनिक सक्सेसर के साथ पहले ही फाइट कर ली है और वो बुरी तरीके से घायल है। इस पे उन सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि गोचेंग सच में उन्हें बचाने के लिए अकेले ये लिंग के साथ भिड़ गया। वहीं पे वो बंदा उन्हें बताता है कि ये लिंग तो भाग निकला है लेकिन गोचेंग काफी ज्यादा घायल है और साथ ही में वो उन्हें यह भी बताता है कि यूमी ने ही गोचेंग को बचाया है और उसे बाहर निकाला केव के अंदर से। इसलिए वो सभी आगे से कहते हैं कि यूमी इसने वायले की वजह से गोचेंग से लड़ाई कर ली थी। ऐसा लगता है कि किस्मत उनकी एक साथ मिलवाना चाहती है, तभी उसने गोचेंग को बचा लिया। और वैसे भी यूमी गोचेंग की जूनियर सिस्टर है तो फिर इन्हें ज्यादा शक नहीं होता है। वहीं पे हम लोग ब्लैक ईगल क्लैन वालों को देखते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि बाहर वाले लोग डिमोनिक सक्सेसर के साथ लड़ने का मौका ढूंढ रहे हैं, इसलिए इनके पास ये मौका हो सकता है कि ये लोग गोचेंग से निपट सकते हैं। उसी टाइम पे वहाँ पे हम लोग पंखों वाली एक और लड़की को देखते हैं जो कि आगे से कहती है कि ये सभी बाहर वाले ही तो हैं। गोचेंग और इनमें क्या ही फर्क है, अगर हम इनमें से किसी को मार भी दें तो क्या ही फर्क पड़ता है। इस पे एक बंदा आगे से कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर हम इन्हें मार देते हैं तो फिर इनके पीछे जो लोग हैं हमें उनके गुस्से का सामना करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, इसलिए वो सिर्फ गोचेंग के ऊपर ही अटैक कर सकते हैं। और तुम्हें तो पता ही है कि गोचेंग ने कितनी तबाही मचाई है, तो फिर वो उसके कामों को जस्टिफाई करता है अगर ये लोग उसे मार देते हैं। फिर पे ये लड़की जो अभी उछल रही है वो आगे से कहती है कि वो गोचेंग को किसी भी कीमत पे ढूंढ के ही रहेगी और उसको कुचल के रख देगी। इसमें मिंग की बहन उसे कहती है कि जाओ और जाके अपना बदला ले लो और अपने मन के अंदर सोचती है कि बस तुम एक चारा हो ये जानने के लिए कि गोचेंग की करंट स्टेट अभी कैसी है। इसमें वो लड़की गोचेंग को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। फिर इसके बाद गोचेंग उन लोगों के सामने आता है और वो लोग गोचेंग की हालत देख के काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो काफी बुरी तरीके से घायल था, दिखावा कर रहा है साला। और वो सभी लोग खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि अगर वो वहाँ पे जल्दी पहुँच जाते तो फिर उन्हें गोचेंग को अकेले लड़ाई करने के लिए जाने नहीं देना पड़ता। वहीं पे गोचेंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि उसे उन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और लगातार खांसते रहता है। वहीं पे यूमी भी आगे से नौटंकी करते हुए कहती है कि अगर उसने ये लिंग के ऊपर भरोसा न किया होता तो फिर गोचेंग को इतनी ज्यादा चोट न लगती। हालांकि गोचेंग उसे कहता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, ये उनके विवाद की वजह से हुआ है कि यूमी ये लिंग के ऊपर भरोसा करने लगी। और गोचेंग उसे कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, उसे खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर मामला डिमोनिक सक्सेसर का है तो वो किसी के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही करता। जिससे वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि गोचेंग उन सभी के लिए भी इस तरह से बुरी तरीके के घायल होने के लिए रेडी है। इसके बाद फेंग फई गोचेंग से कहता है कि अगर एशियन इमॉर्टल क्लैन उसे परेशान करता है तो वो लोग उन्हें परेशान करने नहीं देंगे। इसके बाद चिलियांग उन लोगों से कहती है कि उन्हें गोचेंग को अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि वो हील हो सके। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वह पे यूमी गोचेंग से कहती है कि ये सभी लोग सच में बेवकूफ हैं और तुम इन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हो। गोचेंग आगे से कहता है कि ये सच में बेवकूफ हैं। इसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं। इसे पता चलता है कि गोचेंग घायल है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन उसे बाद में समझ में आ जाता है कि ये उसके पति की कारस्तानी हो सकती है। साथ ही में उसे ये भी बात पता चलती है कि गोचेंग ने यूमी को बचाया है और तब जाके मिंग को पता चलता है कि गोचेंग की बॉडी से जो लोमड़ी की खुशबू आ रही थी वो यूमी की थी और ये जान के मिंग का मुंह बन जाता है। फिर इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं और इसे भी जब पता चलता है कि गोचेंग काफी ज्यादा घायल है तो ये गोचेंग को देखने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन जाने का मन नहीं कर रहा था और बाद में अपनी चिंता को छुपाते हुए कहती है कि अगर गोचेंग का मारा जाता है तो फिर वो फ्यूचर में बदला किससे लेगी। जिसपे उसका पेट मन के अंदर सोचता है कि अगर देखने जाना है तो जाओ ना, क्यों परेशान कर रही हो। खैर इसके बाद वो गोचेंग को देखने के लिए जाने लगती है, यही सोचते हुए कि उसके पास डिवाइन मेडिसिन है जो वो गोचेंग को दे सकती है उसकी मदद के खातिर। इसके बाद वो चली जाती है और हम लोग देखते हैं कि इसने अभी तक सभी मॉन्स्टर को पुथड़ों की दिया पीटा
था। वहीं पे हम लोग गोचंग भाई साहब को देखते हैं जिन्हें और 3 दोस्त बोन मिल जाती हैं, जिनमें से एक तो पैर की थी और दूसरी उंगली की थी। साथ ही में गोचंग जेंजिंग रूल को भी मास्टर कर लेता है, जिससे वो शॉर्ट पाथ को भी अब रूल कर पाएगा। साथ ही में उसके पास एक्सट्रीम एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं सुप्रीम शॉर्ट बोन के, और साथ ही में उसके डॉटियन इमॉर्टल कोड भी अपग्रेड हो जाते हैं। पता नहीं किस चीज के कोड हैं, सॉरी ये कोड वेडिंग ड्रेस टेक्निक के हैं। और गोचंग को पता चलता है कि अब पूरा ईगल क्लैन उसकी मुट्ठी में आ चुका है। इसके बाद गोचंग लॉकेट को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि चलो भाई बताओ अपने ओरिजिन के बारे में। इसने अभी तक इसे डिवॉवर नहीं किया था। वहीं पे लॉकेट अपने बारे में बताने से साफ मना कर देता है। वहीं पे वो लॉकेट गोचंग से पूछता है कि तुमने कुछ दिनों के अंदर पूरे रिकॉग्निशन पावर को कंट्रोल कर लिया और ये लिंक को हरा दिया, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। वहीं पे गोचंग को पता चल जाता है कि ये लॉकेट अंदर से बस एक मॉडल प्लांट है, जिसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है और ये उनमें से एक है। वहीं पे अब उस प्लांट की फसलें लगती है और वो गोचंग से पूछता है तुम्हारा क्या करने का इरादा है, क्योंकि गोचंग उसे देखते हुए कुछ इस तरीके से मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कान भाई लुकिज्म के कुछ कैरेक्टर से मैच खाती है, जब वो भाई एकदम साइको की तरह हंसते हैं। इसके बाद गोचंग लॉकेट की भी बलि चढ़ा देता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब गोचंग उसे एब्जॉर्ब करता है तो वो डायरेक्ट डिवाइन किंग फेस पे ब्रेक थ्रू कर जाता है। वहीं पे गोचंग की फॉलोवर उसके पास आती है और उसे बताती है कि जियान उसका बाहर इंतजार कर रही है। इसे गोचंग काफी हैरान होता है कि वो उसके लिए आई है। इसके बाद गोचंग की फॉलोवर जियान को उसे मिलवाने के लिए लेके जाती है। वहीं पे जियान गोचंग के फॉलोवर्स को देखती है तो फिर उसे पता चलता है कि गोचंग के फॉलोवर इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं कि वो आसानी के साथ बाहर की दुनिया के सेकेंडरी फोर्स को यूं ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और अगर गोचंग उसे मारना चाहता तो फिर वो उसे एक झटके में मार सकता है और उसे ये काम खुद करने की जरूरत न पड़ती। और जियान को लगता है कि गोचंग सच में उसे कुछ छुपा रहा है। वहीं पे गोचंग जियान को देख के उसे कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं चोटिल हूँ तो फिर तुम यहाँ पे चेक करने के लिए आ गई। अगर तुम रिवेंज लेना चाहती हो तो फिर ये बुरी टाइमिंग नहीं है। वहीं पे जियान गोचंग से कहती है कि तुम्हारी चोटें बिल्कुल भी हल्की नहीं है। लेकिन गोचंग आगे से नौटंकी यानी कि खांसते हुए कहता है कि मैं भले ही चोटिल हूँ लेकिन आसानी के साथ तुम्हें अभी भी हरा सकता हूँ। इस पे जियान उससे कहती है कि मैं तुम्हारे चोटिल होने का फायदा नहीं उठाऊंगी, बस मैं यहाँ पे ये देखने के लिए आई हूँ क्या तुम सच में मर रहे हो या नहीं। इसके बाद गोचंग वहाँ पे अपनी पावर्स को हल्का सा रिलीज करता है तो हवा निकलती है, और वो जियान से कहता है कि तुम्हें मुझ पे दया खाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूँ। वहीं पे जियान उसे कहती है कि इतना ज्यादा हवा मत उड़ाओ, पहले ही तुमने अपने सोर्स को हर्ट कर लिया है। अगर तुम इसी तरीके से बवाल करते रहे तो फिर तुम दोबारा कल्टीवेशन को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। इसके बाद वो अपने पास एक मेडिसिन बाहर निकालती है जो कि सोर्स को ठीक करने के लिए ही थी, और वो गोचंग को दे देती है, लेकिन गोचंग उसे साइड में कर देता है, ये कहते हुए कि उसे जियान की किसी भी तरह की कंडीशन या फिर काइंडनेस की जरूरत नहीं है। और गोचंग उसे कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है, इसीलिए बस तुम कल्टीवेट करो और मुझसे बदला लेने के बारे में सोचो। फिर जियान आगे से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, मुझे बस इस बात की चिंता है कि अगर तुम मारे जाते हो तो फिर मैं फ्यूचर में किससे बदला लूंगी। तो फिर गोचंग उसकी मेडिसिन को लेने के लिए मान जाता है, लेकिन वो बदले में जियान को कुछ देता है। लेकिन जियान आगे से कहती है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए ज़ोफेंग की तरफ से। लेकिन जब जिन अपनी आंख खोल के देखती है तो फिर उसे सामने की तरफ कमाल के वेपन्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई ग्रेड के थे, और इनको देख के जियान के मुंह से पानी आने लगता है। और गोचंग उसे कहता है कि अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर इस बात को छोड़ो। लेकिन जब वो अपनी आंख खोल के सामने देखता है तो फिर जियान ने बहुत सारे वेपन्स को बांध के पीठ पे लाद लिया था। वहीं पे गोचंग की बातों से हमें पता चलता है कि गोचंग ने कुछ टाइम पहले जियान के अंदर भी कोई सीडवीड प्लांट कर दिया था, जिसने अभी तक उसके दिल के अंदर रूट का हिस्सा ले लिया होगा, यानी कि जड़ें। और समय के साथ साथ आगे क्या होगा ऑथर हमें घंटा नहीं बताता, और मैं ये मांगा 2 बार पढ़ रहा हूँ और मुझे अभी तक नहीं पता चला कि गोचंग ने कब इसके दिल के अंदर वो सीड प्लांट किया। वहीं पे जियान और ज्यादा वेपन्स को पकड़ती है और उन्हें भी अपने झोले के अंदर भरने लगती है। वहीं पे एक फॉलोवर गोचंग के पास आता है और उसे बताता है कि इमॉर्टल क्लैन से कोई बंदा उनके पास आया है जो कि विंग्ड क्लैन से है, यानी कि भाई सफेद पंखों वाली लड़की के क्लैन से, और वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मारना चाहते हैं। जिसके बाद गोचंग इस बारे में सुनता है तो वो सीधा जियान की तरफ देखता है और अपने इनके अंदर सोचता है कि अब यहीं से हमारी फीलिंग्स बढ़ेंगी। वहीं पे जियान गोचंग से कहती है कि ऐसे क्या देख रहे हो, मैं कोई भी मदद नहीं करने वाली। वहीं पे गोचंग मुस्कुराते हुए सोचता है कि तुम करोगी। इसके बाद हम लोग विंग्ड क्लैन वालों को देखते हैं, सॉरी पंखों वालों को देखते हैं, जो कि गोचंग के फॉलोअर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे और ये लोग भारी पड़ रहे थे। इसके बाद वहाँ पे गोचंग आता है तो उसकी फॉलोअर उससे कहती है कि उसे अभी आराम करना चाहिए, उसकी चोटों के साथ ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन गोचंग उसे कहता है कोई बात नहीं है, और वो उस लड़की को अपनी तरफ से शॉर्ट पिल देता है जो उनकी मदद करेगा पंखों वालों को मारने के लिए। वहीं पे पंखों वाली लड़की गोचंग से कहती है कि तुमने मेरे क्लैन के अंदर आके मेरे डिसाइपल्स को जान से मार दिया, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम ऐसा दिन भी देखोगे। और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि इसका एक्सप्रेशन थके हुए हैं, इसकी सांसें भी अजीब हैं, इन्हें शॉर्ट पिल की जरूरत पड़ रही है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता है इसे मारने का। इसके बाद वो अपने लोगों से कहती है कि जो कोई भी गोचंग को यहाँ पे घसीट के लेके आएगा उसे काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। वहीं पे वो सभी लोग भी शॉर्ट पिल को खा लेते हैं और शॉर्ट पिल को खाने के बाद इन सभी की एनर्जी बैलेंस हो गई है। इसके बाद जब ये लोग अपना शॉर्ट फॉर्मेशन बनाते हैं और सामने की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो फिर इनकी एनर्जी एक शॉर्ट की फॉर्म ले
लेती है और सामने की तरफ से जितने भी पंखों वाले आ रहे थे उन सभी के चिथड़े उड़ा देती है। वहीं पे वो पंखों वाली लड़की अपने पास से एक सुप्रीम वेपन निकालती है जो कि शील्ड की तरह सा था कुछ, और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि वो शॉर्ट पिल काफी ज्यादा महंगी है, इन लोगों के पास दोबारा वो नहीं होगी। अगर वो इस अटैक को रोक लेती है तो फिर वो दोबारा लोग ये अटैक नहीं कर पाएंगे और तब वो गोचेंग को पकड़ सकती है। जिसके बाद वो शॉट सीधा जाके उस सुप्रीम वेपन से टकराती है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है, जिससे आसपास के एरिया के जो पेड़ थे वो टूट के बिखर जाते हैं और उन लोगों को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तो फिर उनकी शॉट तो गायब हो जाती है, लेकिन उस सुप्रीम वेपन को घंटा कुछ नहीं होता है। इसके बाद पंखों वाले लोग आगे से कहते हैं कि ये तो विंग्ड सेंट का ऑरा है और ये हमारा होली आर्टिफैक्ट है। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये डुअल टाइप का वेपन है, यानी कि ये अटैक के साथ साथ डिफेंस भी कर सकता है। इसके बाद वो लड़की उसके अटैक पावर को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि ये उनके लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है अपने नाम को पूरे एरिया के अंदर फैलाने की। वहीं पे गोचेंग भी इस बात से हैरान होता है कि इन लोगों ने होली आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि इन लोगों ने काफी ज्यादा परेशानी का सामना किया है और इनके क्लैन के काफी ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो ये लोग यहाँ पे इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि अपनी बाउंड्री को पार करके दूसरी दुनिया के लोगों को इतना ज्यादा परेशान करना चाहते हैं और उनके साथ अपने सभी रिश्ते खत्म करना चाहते हैं। वहीं पे गोचेंग को क्या फर्क पड़ता था, ये सब कुछ तो उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे इन पंखों वालों को शुक्रिया कहना चाहिए। वहीं पे हम लोग जियान को देखते हैं जो कि वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी और वो अपने सामने खड़े पंखों वालों से कहती है कि देखो मैं यहाँ से गुजर रही हूँ, बस मेरा गोचेंग के साथ कोई लेना देना नहीं है। और वहीं पे जियान को समझ में आ जाता है कि गोचेंग को काफी टाइम पहले से ही पता था कि वो उसकी इंजरी को चेक करने के लिए जरूर आएगी और उसने जानबूझ के उसे यहाँ पे बुलाया है। वहीं पे गोचेंग नाटक करते हुए कहता है कि तुम मेरी बहन को जाने दो, उसे यहाँ से चले जाने दो, इससे उसका कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं पे जियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ऐसा दिखावा दिखाना बंद करो, जैसे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। वहीं पे वो पंखों वाली लड़की अपने लोगों से कहती है कि गोचेंग उस लड़की की काफी फिक्र करता है, उसे यहाँ पे लेके आओ। तो वो सभी लोग जियान के पीछे चले जाते हैं और वो उनके साथ फाइट करने लगती है। उसी टाइम पे गोचेंग उनके ऊपर हमला करता है और उन लोगों से कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन को भी जाने नहीं दोगे, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी फैमिली तुम लोगों को ऐसे ही जाने देगी? भाई तुम लोग इसकी एक्टिंग लेवल देख रहे हो। वहीं पे पंखों वाली लड़की को ऐसा लगता है कि गोचेंग काफी ज्यादा बुरे हालातों में है, इसीलिए वो अपनी फैमिली बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर रहा है उन्हें डराने के लिए। और वो गोचेंग से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इलाके में आके मेरे लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार दोगे, यहाँ तक कि लॉन्ग टेंगो भी नहीं छोड़ोगे और तुम अपनी फैमिली का फायदा उठा के यहाँ से निकल जाओगे? वहीं पे गोचेंग आगे से कहता है कि अगर तुम बदला ले रही हो तो फिर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन वो होली आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करके तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा कर रही हो? वहीं पे उस लड़की को ऐसा लगता है कि बाजी अब उसकी पाटली के अंदर आ रही है और वो गोचेंग से कहती है कि ज्यादा तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमेशा इसी तरीके से जिंदे रहोगे? अब तुम्हारी जीवन रेखा खत्म हो रही है तो फिर तुम्हें बस अपने श्राद्ध के बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद वो अपने लोगों को भेजती है गोचेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं पे जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि गोचेंग यहाँ पे सच में मरने वाला है, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि गोचेंग के बाकी सभी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि लैंगटियन और बाहर की तरफ से जितने भी लोग थे, और वो सभी वहाँ पे आते ही उन सभी लोगों को मार के रख देते हैं। वहीं पे लैंगटियन तो गोचेंग के डायरेक्ट सामने आ जाता है और हीरो की तरह जो भी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे वो उनको भाई पकड़ के तोड़ देता है। इसके बाद वहाँ पे बाकी सभी क्लैंस के यंग मास्टर आ जाते हैं जो कि गोचेंग के साथ खड़े होते हैं और उसकी मदद करते हैं। वहीं पे गोचेंग ने ये सब कुछ पहले ही प्लान कर रखा था तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो उन सभी लोगों को शुक्रिया कहता है उनकी मदद करने के लिए और वो उन लोगों से कहता है कि उनकी मदद से भी वो लोग शायद ही विंड क्लैन को हरा सकते हैं। इसके बाद वो पंखों वाली लड़की अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करने लगती है तो गोचेंग की साइड वाले लोग कहते हैं कि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एल्डर को बचाना चाहिए कि यहाँ पे ये सभी लोग गद्दारी करने पे उतर आए हैं। वहीं पे वो लड़की अपने लोगों से कहती है कि खड़े क्या हो, जल्दी से अटैक करना शुरू करो। तो वो सभी लोग अपने पास से पिल निकालते हैं और उसे खा लेते हैं तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और बाकी सभी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद दोनों साइडों के बीच में महायुद्ध होने लगता है और वहाँ पे पूरी तरीके से बवाल मच जाता है और लड़ाई दंगे होने लगते हैं। कोई इधर से किसी को मारता है तो कोई उधर से किसी को मारता है। वहीं पे वो लड़की जब अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करती है तो फिर उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और वो बीम जिससे भी टकराती वो उनके सीने को चीरते हुए पार निकल जाती और शायद ये सभी लोग मारे ही जाते हैं। वहीं पे वो लड़की गोचेंग से कहती है कि आज उसका मरना यहाँ पे पेपर पे लिख दिया गया है और कोई भी उसे बचा नहीं सकता है। वहीं पे गोचेंग अपने मन के अंदर सोचता है कि बिल्कुल मुझे यहीं पे तो मरना है, लेकिन थोड़ा सा नाटक करते हुए। जिसके बाद गोचेंग वहाँ पे इंस्पिरेशन यानी कि प्रभावित करने वाली स्पीच देते हुए कहता है कि तुम सभी लोग मेरे बाहरी दुनिया के एलाइट्स को मार दोगे और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा होने दूंगा? लेकिन उसी टाइम पे उसे खांसी आ जाती है तो उसकी फॉलोवर उसे कहती है कि उसे इस तरीके से नहीं लड़ना चाहिए, वो काफी ज्यादा घायल है। लेकिन गोचेंग आगे से कहता है कि वो ही इन सभी चीजों का जिम्मेदार है, अगर वो सभी लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो वो कभी भी रुक नहीं पाएगा। इसके बाद गोचेंग अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि भले ही वो अपनी कल्टीवेशन नासेंट स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे उस लड़की को वो सब कुछ नहीं करने देगा जो वो चाहती है। वहीं पे गोचेंग के स्पिरिट को देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद इतनी कमाल की एनर्जी को रिलीज कर रहा है। वहीं पे वो लड़की गोचेंग से कहती है कि तुम इतना ज्यादा मजबूर हो गए हो कि अपनी सीक्रेट
टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। इसके बाद गोचंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एक झटके में उस लड़की के पीछे पहुंच जाता है, जिससे वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद गोचंग अपने वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है तो वो जल्दी से अपने आर्टिफैक्ट को सामने करती है, लेकिन गोचंग के अटैक की वजह से वो काफी ज्यादा पीछे खिसक जाती है। वहीं पे वो लड़की गोचंग से कहती है कि इतना ज्यादा कमजोर होने के बावजूद इतनी ताकत से हमला करना, अगर तुम चोटिल ना होते तो मैं सच में तुम्हारी अपोनेंट ना होती, लेकिन बदकिस्मती से मेरे आर्टिफैक्ट की स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो अपने आर्टिफैक्ट की वहाँ पे रियल पावर को रिलीज करती है तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसका भी धर्मकाया वहाँ पे आ जाता है। वहीं पे वो धर्मकाया जैसे ही बाहर आता है तो फिर उसकी आंखों और उसकी बॉडी से जो रोशनी निकलती है उसे गोचंग की साइड के जो कल्टीवेटर होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है और उनके हाथ पैर जलने लगते हैं और कुछ तो बेचारे जल के वहीं पे मारे भी जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से रिट्रीट कर लेते हैं। वहीं पे कुछ जो पावरफुल लोग थे वो अभी भी खड़े थे और उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो लोग इतनी भयानक ताकत का सामना कैसे करेंगे। वहीं पे जियान अपने मन के अंदर सोचती है कि गोचंग के साथ क्या हुआ, मैंने उसे बस गोल्डन लाइट के बीच ही में देखा था, जिसके बाद उसे गोचंग की काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। वहीं पे बाकी लोगों को भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया था कि क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आग काफी ज्यादा भड़की हुई थी और उन्हें तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा था कि आग के उस पार क्या हो रहा है। वहीं पे हम लोग उस पंखों वाली लड़की को देखते हैं जो कि गोचंग से कहती है कि जो खुद को कितना ज्यादा महान माना करता था वो असल में एक कायर होगा। जिसके बाद वो कहने के लिए जा रहे थे कि तुम बस एक कीड़े हो, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। दरअसल गोचंग ने वहाँ पे फिर से अपना बैरियर बना लिया था और इस बैरियर का नाम है स्पेस लॉक, यानी कि अंदर जो होगा बाहर वालों को भनक तक नहीं लगेगी। और स्पेस लॉक की वजह से अब इसके पंख कतरे जाने थे, क्योंकि अब ये अपना डिवाइन वेपन भी यूज नहीं कर सकती थी। वहीं पे गोचंग उस लड़की के सामने आता है और उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें ना भी मारूं तो फिर अगर तुम्हारे क्लैन वालों को पता चल गया कि तुमने मेरे खिलाफ अपने डिवाइन वेपन को यूज किया है तो वो लोग तुम्हें पक्का मार देंगे, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा प्लान काफी ज्यादा आसानी के साथ चला गया और मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिससे उस लड़की को झटका लगता है और उसे समझ में आता है कि गोचंग असल में कभी घायल नहीं था, वो तो बस उससे अपने डिवाइन वेपन को यूज करवाना चाहता था। इस पे गोचंग उसे कहता है कि स्मार्ट हो लेकिन बेवकूफ भी, लेकिन उस लड़की को अभी भी यकीन था कि गोचंग ने डिवाइन वेपन के 3 स्ट्राइक खाए हैं तो वो इतना तो ताकतवर नहीं होना चाहिए कि वो उसके जैसे किसी बंदे को हरा सके। वहीं पे गोचंग आगे से अपने पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, कमजोर, जिससे उस लड़की के धीरे धीरे करके पसीने छूटने लगते हैं और गोचंग उसे कहता है कि तुम खुद करीब से आके क्यों नहीं देख लेती हो कि मैं अभी किस लेवल पे हूँ। वहीं पे वो लड़की गोचंग की डिमोनिक पावर्स को देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन गोचंग पलक झपकते ही उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे कहता है कि यहाँ तक कि एक असली सेंड भी मुझसे लड़ने के बारे में सोच नहीं सकता है और तुम्हें लगता है कि तुम एक छोटा से डिवाइन वेपन लेके मुझे मार सकती हो, तुम काफी ज्यादा नादान हो। इसके बाद गोचंग उसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है तो उसकी बॉडी बिल्कुल भी उस एनर्जी को कंटेन नहीं कर पाती है और धीरे धीरे करके उस लड़की की बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर क्रैक पड़ने लगते हैं और आखिर में उस लड़की की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। लीथल भाई लीथल। वहीं पे गोचंग जैसे ही उसे मार गिराता है तो फिर उसका जो वहाँ पे धर्मकाया या फिर स्पेशल एनर्जी आई थी वो भी गायब हो जाती है। इसके बाद सामने से रास्ता साफ होता है तो फिर उन्हें वहाँ पे गोचंग दिखाई देता है, वो भी सिर्फ अकेले, और उस लड़की का प्रेजेंस वो पूरी तरीके से गायब हो चुका था। वहीं पे वो सभी लोग दोबारा गोचंग से इम्प्रेस हो जाते हैं कि इतना ज्यादा घायल होने के बावजूद वो एक एनिमी, वो भी डिवाइन वेपन के साथ वाले बंदे को हराने में कामयाब हो गया। वहीं पे गोचंग वहाँ पे नौटंकी करते हुए कहता है कि उसने अपनी लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया है और वो कुछ टाइम तक अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है लड़ने के लिए। इस पे वो सभी लोग माफी मांगते हैं कि उनके कमजोर होने की वजह से गोचंग को इस बैटल के दौरान कुछ ज्यादा ही घाटा हो गया, जिसपे गोचंग उनसे कहता है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ पे बैठ के बातें करते हैं और पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि ये सभी लोग जाके क्लैन और बाकी सभी लोगों को बता देंगे कि अंदर के जो लोग हैं वो वहाँ पे बगावत करने पे उतर आए हैं और उन्होंने जो अग्रीमेंट किया था उसे तोड़ दिया गया है। वहीं पे ये काले लिबास वाला बंदा भी कहता है कि हाँ हमें ऐसा ही करना चाहिए। वहीं पे कुछ उड़ने वाले लोग थे जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे और सभी लोगों को न्यूज बताने के बारे में सोच रहे थे। गोचंग के फॉलोअर पूछते हैं कि क्या करना है तो गोचंग कहता है कि जाओ और जाके मार दो। वहीं पे हम लोग जियान को देखते हैं जिसने कोई स्पेशल वेपन बाहर निकाला था, इसके बाद वो उसे दोबारा अपने पास रख लेती है और खुद को ही कोसते हुए कहती है कि मैं बेफालतू में ही उस बड़े भाई की चिंता कर रही थी, कुछ बेवकूफ लोग उसे कभी भी नहीं हरा सकते हैं। और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गोचंग ने फिर से चीजों को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वो खुद को यहाँ पे एक सेंड की तरह दिखा रहा है और उसे समझ में आ जाता है कि जब तक वो गोचंग के करीब रहेगी तब तक वो मुसीबतों के अंदर फंसती रहेगी। फिर इसके बाद हम लोग एक उड़ने वाले बंदे को देखते हैं जो कि मिंग की बहन के पास आता है और उसे बता देता है कि उड़ने वाली लड़की मारी जा चुकी है। अब जाके ऑथर हमें उस लड़की का नाम बता रहा है, उसका नाम है यूजिंग। वे मिंग की बहन आगे से कहती है कि गोचंग तो अभी काफी ज्यादा थका हुआ होगा, ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा मौका है अगर हम एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। वहीं पे एक बंदा जो कि समझदार था वो आगे से कहता है कि जब तक बात गोचंग से बदला लेने की थी तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन यूजिंग के एक्शन ने वहाँ पे बहुत बड़ा बवाल कर दिया है और आउटसाइड के जो कल्टीवेटर हैं वो शायद से यहाँ पे अटैक करने के लिए आ सकते हैं। वहीं पे मिंग की बहन भी आगे से यही कहती है कि वो काफी ज्यादा चालाक है, अब हम उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्या पता वो कब अपनी कमर के नीचे से कोई
नई ट्रिक बाहर निकाल दे। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहती है कि हमारा पहला मिशन यहाँ से घर वापस जाना है और किसी भी तरीके से बाहर वाले वर्ल्ड का जो गुस्सा है उसे बच के निकलना है, क्योंकि गोचंग की वजह से इनर और आउटसाइड वर्ल्ड के दोनों के रिश्ते अब खराब हो चुके हैं। अब दोनों एक दूसरे की बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। वहीं पे मिंग की बहन को साफ समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग गोचंग के साथ भिड़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें बिल्कुल चालाक रहना पड़ेगा और किसी भी तरीके से अपनी कमजोरियों का फायदा किसी को उठाने नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद हम लोग विंड क्लैन के रेसिडेंस को देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि यूजिंग ने बिना किसी परमिशन के ही डिवाइन वेपन का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से वो गोचंग के ट्रैप के अंदर फंस गई और दोनों वर्ल्ड्स के बीच में अब यहाँ पे विवाद हो चुका है। वहीं पे इस कारनामे की वजह से इनका जो क्लैन है वो एशियंट इमॉर्टल लैंड के अंदर क्रिमिनल बन चुका है, यानी कि बाकी क्लैंस की तरफ से इन्हें कोई भी मदद नहीं मिलेगी। वहीं पे यूजिंग के जो ग्रैंडफादर थे वो आगे से कहते हैं कि वो लोग गोचंग को ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, उन सभी को एक साथ मिलकर बाहर वालों के साथ लड़ाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन उनमें से एक बंदा जो काफी ज्यादा बूढ़ा था वो आगे से साफ मना कर देता है और उनसे कहता है कि उन लोगों को गोचंग की दूसरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं भूलना चाहिए कि वो दोइस्ट इमॉर्टल पैलेस का सक्सेसर भी है और उन सभी लोगों को इसका मतलब पता होना चाहिए। जिसपे एक एल्डर आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि हम उसे मार नहीं सकते हैं, उसे छोड़ भी नहीं सकते हैं, तो क्या हम लोग ऐसे ही पीछे बैठे रहेंगे और जो वो करना चाहता है उसे करने देंगे। वो लोग इस तरह से अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। उसी टाइम पे हम लोग उनके इंसेक्टर या फिर सबसे बड़े बंदे को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है कि ड्रैगन क्लैन से बात करो, उनके साथ मिलकर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और शायद से एशियन लैंड के बीच में बहुत बड़ा टकरार हो सकता है। इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि ईगल क्लैन के पास आता है और अपने प्लान को पूरा करने के लिए आया था और गोचंग कहता है कि मिंग ने मुझे साला डिसअपॉइंट नहीं किया। वहीं पे हम लोग बाहर की तरफ दो गार्ड्स को देखते हैं जो कि गोचंग के बारे में ही बात कर रहे थे और तभी साक्षात खुद गोचंग उनके सामने आ जाते हैं। उन दोनों को जैसे ही पता चलता है कि ये बंदा गोचंग है तो वो अंदर जाने से साफ मना कर देते हैं। हालांकि गोचंग उनकी गर्दनें तोड़ के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद हम लोग मिंग की बहन को देखते हैं और मैं इसे इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि अभी तक नाम ही नहीं दिया है ऑथर ने और उसे गोचंग के आने से एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है और उसे लगता है कि ये बंदा हेवनली लॉर्ड ऑफ रिकार्नेशन हो सकता है और उसे ये भी पता था कि हेवनली लॉर्ड ऑफ रिकार्नेशन ये लिंग है जो कि डिमोनिक सक्सेसर है और उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो यहाँ पे आया है तो वो बिल्कुल भी शांति के लिए नहीं आया होगा। वहीं पे हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा था और उसे भी ऑरा से पता चल जाता है कि यहाँ पे गोचंग आ चुका है जो कि उसके लिए सुप्रीम बीइंग है। इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं और जो भी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं गोचंग उन्हें पीछे की तरफ पटक देता है और उसके सामने कई सारे डिसाइपल खड़े थे और वो सभी उसे घेर के बैठे हुए थे। इसके बाद वहाँ पे मिंग और मिंग की बहन दोनों आ जाते हैं। वहीं पे मिंग गोचंग को इतना चिकना देख के हैरान हो चुकी थी क्योंकि उसके ऊपर चोट का नामो निशान नहीं था। वहीं पे ब्लैक ईगल वाले गोचंग से कहते हैं कि ये तुम्हारी फैमिली का कोई गार्डन नहीं है जहाँ पे तुम वॉक पे आए हो। वहीं पे गोचंग उन लोगों को धमकी देते हुए कहता है, वो भी प्यार से, ऐसा लगता नहीं है कि तुम लोगों को जिंदगी कुछ ज्यादा ही प्यारी है तभी यहाँ पे सामने खड़े हो। उसी टाइम पे अंदर से एक एल्डर बाहर निकलता है जो कि गोचंग से कहता है कि वापस लौट जाओ, तुम्हारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है। जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए आया हूँ जो कि मेरा है। एल्डर पूछते हैं कि वो क्या चीज है, जिसपे गोचंग आगे से कहता है कि सबसे पहले चीज तो हेवनली लॉर्ड ऑफ रिकार्ने का पेसेडल स्टल और साथ ही में ये पूरा ईगल क्लैन। वहीं पे एल्डर इस बात से हैरान हो जाते हैं कि गोचंग को पेडस्टल के बारे में पता है जो कि उनकी एशियन क्लैन की लेगेसी है। वहीं पे गोचंग एल्डर से कहता है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम मुझसे बात करो, अपने सुप्रीम एंसेक्टर को बुला के लेके आओ। अब वो लोग इस बेइज्जती को सह नहीं पाते हैं और आगे से कहते हैं कि चलो हम लोग गोचंग को यहीं पे मार देते हैं, सारा किस्सा यहीं पे खत्म हो जाएगा। गोचंग उन लोगों से कहता है कि बहुत हुआ, तुम सभी लोगों को अब मरना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी पावर को रिलीज करता है। बेसिकली वो जो टेक्निक ये लोग सीख रहे थे वेडिंग ड्रेस, उसकी मदद से वो इनकी लाइफ एंड डेथ को अब कंट्रोल कर सकता था। और गोचंग जैसे ही वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करता है तो फिर उन लोगों को झटके लगने लगते हैं और उनकी दिल की धड़कनें धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं। और ये वाली चीज इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि एनस्लेवमेंट सील से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। वहीं पे एल्डर अपने दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और गोचंग से कहता है कि तुम हमारे जीने और मरने को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। वहीं पे गोचंग उन लोगों से कहता है कि एक बात अपने दिमाग के अंदर घुसा के बिठा लो कि अब से मैं ही तुम्हारा मास्टर हूँ, जहाँ भी दिखूंगा सर झुका लेना। वहीं पे मिंग की बहन अपने मन के अंदर सोचती है कि इस मेथड को जरूर अनस्लेवमेंट सील के साथ जुड़ा होना चाहिए और ऊपर से हेवनली लॉर्ड के अलावा कोई भी पेडस्टल के बारे में नहीं जानता था और शायद से ये लिंक पहले ही मारा जा चुका होगा और उसके पीछे जरूर गोचंग का ही हाथ होगा या फिर शायद यही असल में असली डिमोनिक सक्सेसर है। वहीं पे गोचंग मिंग की बहन की तरफ देखता है, वो भी मुस्कुराते हुए, तो फिर मिंग की बहन की सांसें अटक जाती हैं। खैर इसके बाद वहाँ पे काफी जोरों की हवा चलने लगती है और उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि आसमान के अंदर से कोई बंदा बाहर निकलता है जो कि उन लोगों का इंसेक्टर था और वो गोचंग से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम हमारे बारे में भूल चुके हो। वहीं पे वो सभी लोग कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर आइए और हमें बचा लीजिए। वहीं पे गोचंग इस बंदे को भी सीरियस नहीं लेता है और उसे कहता है कि चलो कम से कम मुखड़ा तो दिखाया, लेकिन एक बात बता दूं, सुप्रीम लीडर ऑफ एशियंट ईगल क्लैन, तुम एक चींटी से ज्यादा बड़े नहीं हो। वहीं पे इंसेक्टर आगे से कुछ छीन ढपाक डमडम वाले टेक्निक इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि
तुम्हें लगता है कि तुम लॉन्ग टेंग को हराने के बाद कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें अब पता चलेगा कि मैं तुम्हें क्या सिखाने वाला हूँ। जिसपे गोचंग उसे कहता है कि अच्छा। जिसके बाद वो दोबारा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि घुटनों पे आके नीचे जमीन पे लेट जाओ। और वो जैसे ही वेडिंग ड्रेस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो फिर उसे झटका लगता है और वो एक झटके में जमीन पे आके जा गिरते हैं। वहीं पे मिंग और उसकी बहन दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि सुप्रीम एल्डर के भी लग गए, साला सुप्रीम इंस्पेक्टर भी इसके सामने टिक नहीं पाए, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके पास सुप्रीम बिंग का ऑरा क्यों है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक और बंदा उड़ते हुए आता है जो कि थोड़ा सा समझदार था और वो गोचन से दया दिखाने के लिए कहता है और वो गोचन को बताता है कि वो पूरे क्लैन का इंस्पेक्टर है और यहाँ का मालिक है। और वो गोचन से कहता है कि चलिए हम लोग आराम से बैठ के बातें करते हैं। वहीं पे वहाँ के डिसाइपल कहते हैं कि ये फोर्सफुली अंदर घुस गया और हमारे भाइयों को मार दिया, आपको तो इसे खत्म कर देना चाहिए। वहीं पे इंस्पेक्टर उसे चुप रहने को कहते हैं और उसे कहते हैं कि अगर उसे सबको मारना होता तो वो काफी टाइम पहले ही कर चुका होता। वहीं पे इंस्पेक्टर को काफी अच्छे से पता है कि गोचन काफी ज्यादा चालाक है और उसने अभी तक अपनी असली स्ट्रेंथ को दिखाया ही नहीं है, इसीलिए उन लोगों को काफी आसानी के साथ गोचन को संभाल के मेन हॉल में बैठा के बात करनी चाहिए। गोचन उससे कहता है कि मुझे चालाक आदमी पसंद है, जल्दी से रास्ता दिखाओ। खैर इसके बाद गोचन को मेन हॉल के अंदर बुलाया जाता है, इंस्पेक्टर की कुर्सी के ऊपर बिठाया जाता है और उसे एकदम लॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। वहीं पे सुप्रीम इंस्पेक्टर अपने मन के अंदर सोचते हैं वे कौशी सुप्रीम कल्टीवेशन पे हैं, लेकिन एक झटके में गोचंग ने उन्हें धूल चटा दी। जिसके बाद वो मिंग की बहन और अब जाके हमें इसका नाम बताया जाता है, वो है यान यू। सुप्रीम एल्डर उसे कहता है कि जाओ और जाके गोचंग को टी सर्व करो। जिसके बाद यान यू आगे बढ़ती है और वो गोचंग को चाय पिलाती है। गोचंग उसे नाम पूछता है तो यान यू उसे अपना नाम बताती है और एक चीज तुम लोग नोटिस कर लो, इसके कपड़े बदल चुके हैं। अब मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ जिसे तुम समझ सको। यहाँ पे गोचंग को रिझाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि तुमने इसके कपड़े देखे होंगे जो कि बैटलफील्ड की यूनिफॉर्म की तरह रहते हैं, लेकिन अब ये कपड़े एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस की तरह हैं। वहीं पे गोचंग उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा समझदार इंसान हो, तुम्हें सही रास्ता चूज करना चाहिए। इनडायरेक्टली कह रहा है गुलाम बन जाओ। वहीं पे सुप्रीम इंस्पेक्टर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि पता नहीं एल्डर क्यों इसे इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं और उसे एकदम लॉर्ड की तरह सर्व कर रहे हैं। वहीं पे बाकी जो डिसाइपल होते हैं जो कि यूनिट से थे यानी लड़ने लड़ने वाले, वो भी मन के अंदर सोचते हैं कि यानी उनकी वॉरियर क्लैन है, यानी कि वो उनके लिए काफी ज्यादा कमाल की और एक आइडल की तरह है। वो यहाँ पे गोचंग को टी सर्व कर रही है जस्ट लाइक अ सर्वेंट। और क्योंकि गोचंग भाई साहब उनकी जमीर से जुड़े हुए हैं तो वो एक झटके के अंदर कह देते हैं कि उन्हें पता है कि कुछ लोग उन्हें मारना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए तुम। जिसके बाद गोचंग एक झटके में ही उन्हें मार देता है और वो बाकी लोगों से कहता है कि एक बात याद रखना कि मुझे गद्दार बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उनके लिए सबसे बेहतरीन एंडिंग मौत ही होती है। जिसपे वो सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं और कहते हैं कि भैया हम लोग सबमिट करने के लिए राजी हैं, बस आप कत्लेआम मत मचाइएगा। इस पे गोचंग उन लोगों से कहता है कि वो काफी ज्यादा दिलदार किस्म का आदमी है, दिलदार किस्म का, और वो बेफालतू में किसी को नहीं मारता है। अगर वो लोग उससे अच्छे से बात करते हैं और लॉयल रहते हैं तो वो किसी को भी नहीं मारेगा और पूरी ईस्ट एंड इमॉर्टल लैंड को उन्हें डोमिनेट करने देगा। इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं जो कि रियान यून को लेके एक अलग जगह पे आ जाता है और उसे कहता है कि वो काफी ज्यादा चालाक है, इसीलिए वो गोचंग की मदद कर सकती है यहाँ के बाकी क्लैंस के जंगलाइट्स के लाइफ फोर्स को। जिससे मिंग काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर गोचंग उसे कहता है कि इस केओस के बाद इमॉर्टल एशियन कॉन्टिनेंट अब दोबारा बंद नहीं होगा और इसे इसी को ही फायदा होगा क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा कमाल की ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकती है। प्रजनन करना नहीं, एक ऐसी जमीन जिसके अंदर से एनर्जी निकल सकती है। जिसपे यान्यू गोचंग की बात मान जाती है और उसे कहती है कि वो अपना बेहतर करेगी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग पेडिस्टल के पास आ जाते हैं जो कि इमॉर्टल रिकार्नेशन का था। वहीं पे यान्यू गोचंग को बताती है कि यहाँ पे सिर्फ एडवांस कल्टीवेटर से आ सकते हैं जैसे कि एल्डर्स जो कि रिकार्नेशन रोल का इस्तेमाल करके यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। इसके बाद गोचंग अपने पास से बाटली बाहर निकालता है और डायरेक्ट उस जगह के बीचों बीच चला जाता है और वहाँ से बाटली की मदद से वहाँ की एनर्जी को भरने लगता है। वहीं पे यान्यू इस बात को देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि एल्डर्स भी इतनी गहराई में जाके पावर को सहन नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो तो डायरेक्ट अंदर घुस के उसे सीधा रिफाइन ही कर रहा है। वहीं पे गोचंग जैसे ही वो सभी चीजें रिफाइन कर लेता है तो फिर उसकी पावर फिर से बढ़ जाती है, बस पावर ही बढ़ रही है इसकी और कुछ भी नहीं। अब इसके बाद गोचंग अपना नया प्लान शुरू करता है जो कि होता है कि ईगल क्लैन की मदद से बाकी क्लैंस को उंगली करना। इसके बाद हम लोग नागो भाई को देखते हैं और इनके क्लैन का नाम है स्नेक क्लैन और इन्हें जैसे ही पता चलता है कि ईगल क्लैन वाले रिकार्नेशन पेडिस्टल का इस्तेमाल करने लगे हैं तो फिर इनकी जलने लगती है क्योंकि बिना बाकी सभी क्लैन की सहमति के वो लोग ऐसे ही इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और ऊपर से बाहर के जो कल्टीवेटर है वो यहाँ पे आने के बाद सीधा तबाही मचाएंगे। इसलिए इन लोगों को खुद को बचाने के लिए भी नया तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि ये लोग सर्वाइव कर सकें। इसके बाद हम लोग ली सुई को देखते हैं जो कि पोर्टल से गोचंग के कर्मकांड को देख रहे थे। जिसके बाद वो गोचंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये कमीना लड़का जानबूझ के उन सभी क्लैन वालों को मरवाना चाहता है। फिर इसके बाद हम लोग गो क्लैन के एक एल्डर को देखते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि वो मेरी फैमिली का ही यंग मास्टर है, तुम उसके तरीकों से क्या ही उम्मीद करोगे। वैसे मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ लेकिन उसके बारे में र्यूमर सुने हैं और उसके इन तरह के कारनामों से मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं हूँ। इनकी शक्ल पे मत जाना, दिखने में भले ही बवासीर जैसे हैं लेकिन कैंसर की दवाई से कम नहीं है। वहीं पे ये भी वहाँ पे जाके भाई योगदान देना चाहते थे ताकि अंदर वाले वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया जा सके। इसलिए डेडली
सुई उनसे कहते हैं कि तुम जियान की फैमिली के यंग मास्टर हो और उनके इंस्पेक्टर हो, इसीलिए तुम्हारा वहाँ पे जाना कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन एल्डर अपनी जिद पे अड़े रहते हैं कि ये मेरी गो फैमिली का मामला है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा। जिसपे एल्डर ली सुई उनकी तरफ देखते हैं और एल्डर वो उनकी तरफ देखते हैं। फिर इसके बाद एल्डर ली सुई कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों पुराने साथी जो हैं। फिर इसके बाद हमें बारात दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा बड़ी होती है, सच में बहुत ज्यादा बड़ी, अनेक शिप्स होती हैं और ऊपर से उनके ऊपर जो कल्टीवेटर होते हैं वो सभी किंग रियलम से भी ज्यादा ऊपर के हैं। और इतना कम नहीं था कि यहाँ पे दो शक्तिशाली इंसेक्टर और एल्डर भी थे। वहीं पे एल्डर ली सुई एल्डर वो से कहते हैं कि तुम तो साला देख रहे हो पूरी गो फैमिली यहाँ पे आ गई है और ये सभी डिवाइन किंग रियलम पे हैं। जिसपे एल्डर वो आगे से कहते हैं कि ये मेरा कारनामा नहीं है भाई, गोचेंग नहीं ऑर्डर दिए है तभी यहाँ पे इतने सारे लोग आए हैं। इसके बाद हम लोग लिली और लैंग टियान को देखते हैं और ये क्लैन से भी उनके अंकल यहाँ पे आए थे और वो उन दोनों से साफ कह देते हैं कि उनकी पार्टी खत्म होती है, अब यहाँ से उनकी पार्टी शुरू होने वाली है। बेसिकली उनका ट्रेनिंग सेशन अब खत्म हो चुका है, इसीलिए वो यहाँ पे उन दोनों की सेफ्टी के लिए आए हैं और साथ ही में वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि उनकी क्लैन की ताकत क्या है। वहीं पे लिली को गोचेंग की चिंता हो रही थी तो उसके अंकल कहते हैं कि तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी स्कीम के बिना हम लोग यहाँ पे आ ही नहीं पाते। इसे लैंग टियान को समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ गोचेंग का ही करा धरा है, जिससे वो बाकी सभी क्लैन को भी यहाँ पे ले आया। साथ ही में वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें गोचेंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो फैमिली ने पहले ही यहाँ पे काफी ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल फोर्स को भेज दिया है उसको सपोर्ट करने के लिए और गोचेंग की मेहरबानी से हमें भी इस लैंड के ऊपर थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाएगा। जिसके बाद हम लोग वहाँ पे एक और शिप को देखते हैं जो कि किसी ताइचू डिमोनिक कल्ट की तरफ से था, जिसको देखते ही वो सभी लोग वहाँ से 9-2-11 होने लगते हैं। बेसिकली इस शिप के ऊपर गोचेंग की फैमिली के सबसे ताकतवर बुढ़े लोग बैठे हुए थे, इसीलिए वो सभी देख के वहाँ से तुरंत 9-2-11 होने लगते हैं। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि मिंग के बारे में सोच रहा था कि वो अभी तक लापता है और उसे समझ में आ जाता है कि वो कहाँ पे है और क्या करने वाली है। लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचता है क्या मेरी बीवी अकेले सभी बेनिफिट्स का मजा उठाएगी या फिर मुझे भी बुलाएगी। लेकिन गोचेंग को पता ही नहीं है कि इमॉर्टल स्पिरिट कहाँ पे पैदा होने वाली है, इसीलिए अगर वो बिना मिंग के ढूंढने के लिए जाएगा तो फिर उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और तब तक उसके बाकी प्लान भी फेल हो सकते हैं। फिर इसके बाद गोचेंग ज्यादा सोचता नहीं है और सोचता है कि चलो डायरेक्ट मिंग से मिल ही लेते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरी बीवी मेरे लिए किस्मत का करिश्मा है, करिश्मा। वहीं पे हम लोग मिंग को देखते हैं जो कि बैठ के कल्टीवेट कर रही थी और उसे समझ में आ जाता है कि कोई तो उसकी तरफ आ रहा है, कि उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। लेकिन वो भी इस चीज को इग्नोर करके अपनी बॉडी को रिफाइन करने लगती है। लेकिन कुछ घंटों के बाद हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो कि अपनी पूरी पलटन लेके मिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे समझ में आ जाता है कि कोई तो उनके बैरियर से टकराया है। इसके बाद वो सभी लोगों से कहती है कि जल्दी से चलो, हमें किसी भी कीमत पे उन लोगों को अंदर आने से रोकना है। इसके बाद वो लोग सामने आ जाते हैं और मिंग अपने लोगों से कहती है कि उन्हें रोको। लेकिन जब वो देखती है कि उसका पति ही उसकी तरफ आ रहा है तो उसके सोल्जर पूछते हैं कि अब हम लोग क्या करें। वह मिंग जब देखती है कि गोचेंग के पीछे यूमी भी आ रही है तो वो अपने लोगों से ऑर्डर कहती है कि किसी भी कीमत पे उसे रोको। इसमें वो दोनों गार्ड्स मन के अंदर सोचते हैं कि वो गोचेंग फैमिली का यंग मास्टर है, अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो बेफालतू में ही मारे जाएंगे। लेकिन एज अ सोल्जर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और गोचेंग को रोक लेते हैं। गोचेंग भी आगे से यही कहता है कि वो सिर्फ मिंग से यहाँ पे मिलने के लिए आया है। लेकिन दोनों गार्ड्स बड़े प्यार से गोचेंग को समझाते हैं कि प्रिंसेस ने मना किया है। वहीं पे एक गार्ड अपने मन के अंदर सोचता है कि मियां बीवी के चक्कर में हमें यहाँ पे चोटें लग रही हैं। इसके बाद गोचेंग टेलीपोर्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे कहता है क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो, तुम्हारा पति तुमसे मिलने के लिए आया है। वहीं पे मिंग एकदम कड़क लहजे में गोचेंग से कहती है यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। वहीं पे यूमी को भी महसूस होता है कि मिंग उसे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं है, यहाँ तक कि मिंग उसकी खातिर अपने किलिंग इंटेंट को भी रिलीज कर रही है। वहीं पे गोचेंग मिंग से पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, तुम यहाँ पे किस लिए आई हो, क्या काम कर रही हो। जिसमें मिंग कहती है कि ज्यादा बनो नहीं, दोनों का सेम ही गोल है। जिसपे गोचेंग उसे कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है और वो मिंग की क्लोजली जाके उसे कहता है कि तुम मुझे देखने के लिए नहीं आई थी, जब मुझे चोट लगी थी तुमने मुझे बहुत ज्यादा उदास कर दिया था। वहीं पे मिंग जैसे ही गोचेंग के कपड़ों को सूंघती है तो फिर उसे यूमी की खुशबू आती है। इसके बाद वो पीछे घूम जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें चोट लगी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वहीं पे यूमी जब देखती है कि गोचेंग मिंग को काफी अच्छे से ट्रीट करता है तो फिर उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। वहीं पे मिंग गोचेंग से पूछते हैं क्या तुमने ये लिंग को मार दिया। गोचेंग उसे कहता है कि हाँ, मैंने अपने फियांसे की मदद से उसे मार दिया। जिसपे यूमी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि साला मैंने कब तुम्हारी मदद की उसे मारने के लिए, तुम तो उसके इनहेरिटेंस के ऊपर घात लगा बैठे हुए थे ना, मेरे ऊपर इल्जाम क्यों डाल रहे हो। इसपे गोचेंग आगे से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कह सकती, तुम्हारे बिना तो मुझे पता ही न चलता कि ये लिंग कौन है और तुम ये सब कह के खुद को क्लियर नहीं कर सकती हो कि तुमने उसके ऊपर अटैक किया था उसके वेपन को चुराने के लिए। इससे मिंग को काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कढ़ाई से अपना चेहरा ढक लेती है। जिसपे मिंग को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गोचेंग को पकड़ते हुए कहती है कि ये तुम्हारी गलती है, क्या तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाना चाहते हो कि मैंने उसे मारा था। इसपे गोचेंग उसे कहता है कि देखो, इस तरीके से तुम अपने पाप नहीं छुपा सकती हो, तुमने उसके ऊपर अटैक किया, वो भी एक महारानी होते हुए, तुम्हें थोड़ा सा और समझदार हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद गोचेंग वहाँ पे अपने पास ये लिंग का कोई आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है जो कि काफी ज्यादा कमाल की इनहेरिटेंस थी और मिंग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये चीज उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी थी और ये आर्टिफैक्ट होली लियरम के कल्टीवेटर अपने पास रखते हैं। वहीं पे मिंग को ये देख के काफी ज्यादा खुशी होती है कि गोचेंग उसे ये चीज ऐसे ही दिए दे रहा है और ऊपर से गोचेंग ने
विंग्ड क्लैन के खिलाफ भी लड़ाई की थी मिंग के लिए। इसके बाद वो आर्टिफैक्ट को तुरंत रख लेती है कहते हुए। वहीं पे गोचंग को पॉइंट मिलते हैं एटीट्यूड चेंज होने की वजह से। और तुम्हें पता है कि गोचंग ये देख के डायलॉग क्या मारता है, सुगर मामा, बेसिकली चीनी वाली मामा। इसके बाद गोचंग मिंग से कहता है कि अगर तुम गिफ्ट से खुश हो गई हो तो फिर क्या हम लोग आगे बढ़े। वहीं पे मिंग उसे कहती है कि तुमने ये गिफ्ट मुझे क्यों दिया और तुम उससे इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे हो। और वो धीरे से खुद से कहती है कि पहले तो इतना ज्यादा अच्छे नहीं थे। जिसपे गोचंग उसकी कमर पे हाथ रख के उसे कहता है कि मुझे पहले पता नहीं चला था कि तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत और कमाल की हो, लेकिन अब जान गया हूँ, इसीलिए ज्यादा देर नहीं हुई है। इसके बाद वो मिंग को लेके उस गेट की तरफ जाने लगता है जिसको मिंग खुलने का इंतजार कर रही थी। वहीं पे यूमी बाकी लोगों से कहती है कि जल्दी से चारों तरफ फैल जाओ और किसी भी कीमत पे मास्टर और एम्प्रेस को प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद हम गोचंग और मिंग को देखते हैं जो कि गेट वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। तो फिर गोचंग को पता चलता है कि मिंग ने यहाँ पे पहले से ही बहुत ज्यादा तैयारी कर रखी है। मिंग उसे बताती है कि ये मामला इमॉर्टल स्पिरिट गेट का है, वो लोग थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ सकते हैं। और वो गोचंग से पूछते हैं क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। गोचंग उसे कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर था। वहीं पे मिंग इस बात से हैरान हो जाती है कि गोचंग को इस बारे में पता था कि गेट कब खुलेगा और कब यहाँ पे चीजें करनी है। और वो गोचंग से पूछती है कि तुम्हें ये सब के बारे में कैसे पता चला। हालांकि गोचंग कोई भी जवाब नहीं देता है। तो फिर मिंग गोचंग से पूछती है क्या तुम ये प्लान कर रहे हो कि तुम सब कुछ खुद के लिए रखोगे और मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ोगे। इसमें गोचंग फिर से नौटंकी करते हुए कहता है क्या मैं तुम्हारी आंखों के अंदर ऐसा ही इंसान हूँ जो तुमसे सब कुछ छीन लेगा और तुम्हें कुछ नहीं देगा। जिसमें मिंग कहती है कि नहीं तो गोचंग उसे पूछता है कि हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो, क्या मैंने तुम्हें कभी भी चोट पहुंचाई, क्या मैंने तभी तुम्हारे खिलाफ कुछ किया। इसमें मिंग कहती है कि नहीं और मन में सोचती है कि अभी तक तो नहीं। फिर गोचंग आगे से हल्का सा गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर तुम ऐसा दिखावा करोगी तो लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हें रात में बहुत ज्यादा मारता हूँ, पीटता हूँ और घरेलू हिंसा करता हूँ। जिसमें मिंग मन के अंदर सोचती है कि हाँ, पास्ट लाइफ के अंदर ये सब कुछ किया ही तो था और ऊपर से शॉट के साथ मेरा दिल भी चीर दिया था। लेकिन मिंग को अभी लगता है कि गोचंग सच में बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसे ऐसा लगता है कि वो रिबॉर्न हो गई है तो शायद से गोचंग का कैरेक्टर चेंज हो गया है। वहीं पे गोचंग का प्लान तो यही था कि वो मिंग से सब कुछ छीन लेगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो डायरेक्ट उसके मुंह पे ही कह देगी। तो गोचंग अपने प्लान को चेंज कर देता है और वो मिंग को भी थोड़ा सा हिस्सा दे देगा। इसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ पे गोचंग से मिंग कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पाती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि मैं इतना खोई खोई सा महसूस क्यों कर रही हूँ कि गोचंग से बदला लेने का इरादा इतनी जल्दी धुंधला हो जाएगा। जिसके बाद गोचंग इमॉर्टल गेट के पास पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि मिंग को ये मिल तो काफी टाइम पहले ही गया था लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रही थी। इसके बाद गोचंग मिंग से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो फिर तुम पहले जाके गेट को ओपन कर सकती हो और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ कर सकता हूँ तो फिर तुम मेरे साथ अंदर आ सकती हो। जिसपे मिंग गोचंग से कहती है कि उसे उसके ऊपर भरोसा है। इसके बाद मिंग गोचंग को बताती है कि गेट खोलने के दो ही तरीके हैं। पहला तो ये अपने आप अपने टाइम से खुलेगा जो कि वो टाइम होता है जब पूरा केओस में होगा, सभी लोग लड़ रहे होंगे उस टाइम पे, यानी कि एशियन कॉन्टिनेंट और बाहर वाले लोग। और दूसरा तरीका है इमॉर्टल स्क्रिप्ट यानी स्क्रोल का इस्तेमाल करके। वही स्क्रिप्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि वो कहाँ पे है। वही गोचंग के पास तो चलता फिरता अमेज़न था, वो सिस्टम से कहता है कि भैया जल्दी से इमॉर्टल स्क्रोल निकालना, वो भी सेल से। इस पे सिस्टम उसके सामने इमॉर्टल स्क्रोल दे मारता है जो कि ज्यादा महंगा नहीं था, बस 18,000 डायनेस्टी वैल्यू पे था। तो गोचंग उसे तुरंत खरीद लेता है। वही मिंग की आंखें बाहर आ जाती हैं जब वो गोचंग के हाथों में इमॉर्टल स्पिरिट स्क्रोल देखती है और वो गोचंग से पूछती रह जाती है कि ये बवाल चीज तुम्हें कहाँ से मिली भाई। लेकिन गोचंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता है और उसे पूछता है कि मैंने गेट खोल दिया है, पहले जाओगी या फिर मेरे बाद जाओगी। और रही बात इमॉर्टल स्पिरिट की, तो फिर उसके लिए भाई हमें अपनी एबिलिटी के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जो भी जीतेगा इमॉर्टल स्पिरिट उसे ही मिलेगी। वही मिंग अपने मन के अंदर सोचती है तो ये सब कुछ छीनने के बारे में नहीं सोच रहा था, ये मेरे बारे में ही सोच रहा था। इसके बाद वो गोचंग से कहती है कि वो उसके बाद जाएगी और वो इस इमॉर्टल स्पिरिट के लिए लड़ाई नहीं करेगी और वो अपने शब्दों के लिए माफी मांगती है और उसने उसे गलत समझ लिया था। वही मिंग गोचंग से कहती है कि अगर तुम्हें चिंता है कि मैं तुम्हारे ऊपर एम्बुश कर सकती हूँ तो फिर तुम मुझे मार सकते हो, बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं करूंगी और अगर मैं लड़ाई भी करूँ तो भी मैं तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। वही गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे एटीट्यूड की वजह से ये काफी ज्यादा घबरा गई जो इसने अपना एटीट्यूड इस तरीके से चेंज कर लिया। साला मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे मेरी इतनी ज्यादा चिंता होगी। वही गोचंग इस बात से भी काफी ज्यादा हैरान होता है कि मिंग यहाँ पे कई सारे लंबे टाइम से इमॉर्टल स्पिरिट का इंतजार कर रही थी और अगर मिंग यहाँ पे इमॉर्टल स्पिरिट को नहीं लेती है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो अपनी लाइफ खतरे में डाल रही है, क्योंकि इमॉर्टल स्पिरिट से उसकी ताकत बढ़ जाएगी और गोचंग उसे मारेगा भी तो फिर वो खुद को डिफेंड कर सकती है, लेकिन बिना इमॉर्टल स्पिरिट के वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगी और इनडायरेक्टली वो गोचंग के ऊपर भरोसा कर रही है कि गोचंग अब उसे धोखा नहीं देगा। इससे गोचंग भी मिंग को लेके काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। के बाद इमॉर्टल गेट वहाँ पे ओपन हो जाता है। गोचंग उसे कहता है कि उदास मत हो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जिसपे मिंग पूछती है लेकिन क्यों, मैं तो तुम्हारा सीक्रेट जान चुकी हूँ। जिसपे गोचंग कहता है कि तुम्हें जिंदा रखना तुम्हारे मरे होने से ज्यादा फायदेमंद है। वहीं मिंग को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो दांतों तले अपने होठों को दबा लेती है, क्योंकि
गोचेंग इस वाली लाइन को काफी ज्यादा प्यारे लम्हे में कह सकता था। फिर इसके बाद गोचेंग अंदर चला जाता है और उसका इंतजार करने लगता है कि आएगी या नहीं आएगी। वहीं पे मिंग को काफी अच्छे से पता था कि गोचेंग को किसी भी चीज या फिर एल्डर से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो उसे गार्ड करने के लिए बाहर ही रुक जाती है और गुस्से में अपना पैर जमीन के ऊपर मारने लगती है। वहीं पे गोचेंग उसको ये करता हुआ देख के मुस्कुराता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। अंदर एक अलग ही डायमेंशन था जहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी फैली हुई थी। वहीं पे गोचेंग उस एनर्जी से कहता है कि इमोर्टल स्पिरिट मेरी मदद करो ताकि मैं और भी ज्यादा ब्रेक थ्रू कर सकूं। इसके बाद वो अपनी बाटली बाहर निकालता है और वहाँ की एनर्जी को अंदर स्टोर करने लगता है। इसके बाद हम लोग जियान को देखते हैं जो कि किन्हीं लोगों के साथ लड़ाई कर रही थी, जहाँ पे वो 2-3 को तो आसानी के साथ संभाल लेती है, लेकिन उसी टाइम पे एक बंदा एकदम गदा लेके उसके ऊपर टूट पड़ता है, जिससे वो डायरेक्ट जमीन में जा घुसती है। इसके बाद वो आखिरी हमला करके उसे मारने ही वाला था कि उससे पहले वहाँ पे एल्डर वो आ जाते हैं, जो कि उनकी ही फैमिली टेक्निक का इस्तेमाल करके सामने की तरफ जब हमला करते हैं तो उसकी गदा के साथ साथ वो बंदा ही वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे जियान एल्डर वो से पूछती है कि उन्हें उसकी फैमिली टेक्निक कैसे पता है। वहीं पे एल्डर वो पीछे की तरफ मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर सोचते हैं कि लिटिल जियान तो उनकी खूबसूरती को देख के हैरान रह गई होगी। वहीं पे जियान के कुछ ऐसे विचार थे, अंकल दांत वात नहीं साफ करते क्या। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्डर वो जिनका असली नाम एल्डर को नानसान है, लेकिन हम इन्हें वो ही बुलाएंगे, वो जियान को बता देते हैं कि वो उसी की फैमिली के एक एल्डर हैं जो उसकी मदद करने के लिए आए हैं। लेकिन जियान आगे से कहती है कि मैं भरोसा कैसे करूं, आईडी दिखाओ या फिर सर्टिफिकेट दिखाओ। उसी टाइम पे एल्डर ली सुई वहाँ पे आते हैं, जो कि जियान से कहते हैं कि ये सच में तुम्हारे इंस्पेक्टर हैं, इन्हें इज्जत दो। वे भी एल्डर वो भी एल्डर ली सुई के ऊपर हाथ रख लेते हैं और उसे कहते हैं कि अब यकीन हुआ। वे भी जियान के दिमाग के घोड़े तेज दौड़ने लगते हैं और उसे समझ में आ जाता है कि अगर ये इंस्पेक्टर है तो फिर इसे ताकतवर होना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी मुंडी झुका लेती है और उसे अपनी रिस्पेक्ट देने लगती है। वहीं पे एल्डर वो जियान से कहते हैं कि जब तक वो यहाँ पे हैं कोई भी उसे बुली नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि वो कमीना गोचेंग भी उसे छू तक नहीं पाएगा। जिससे जियान की आंखों में चमक आ जाती है और वो पूछती है क्या सच में। जिसपे एल्डर वो आगे से हंसते हुए कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, जब तक मैं यहाँ पे हूँ वो तुम्हें छू भी नहीं सकता है। इसपे जियान कहती है कि बस इतना ही। इस पे एल्डर उसे कहते हैं क्या चाहती हो मैं तुम्हारी मदद भी करूँ उसे मारने में। जिसपे जियान कहती है कि नहीं नहीं, बस आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि मैं उसे कल्टीवेशन में पीछे छोड़ दूं। जिसके बाद मैं उसे पकड़ के मार मार के चौकोर बना दूंगी और उसी के ऊपर बैठ जाऊंगी। वहीं पे एल्डर जियान की बात से इतना ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उनका मुंह देख लो कैसा अजीब बन चुका है। हाँ? इसके बाद वो भागते हैं लिसुई के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये तो गोचेंग से नफरत करती थी ना, ये उसके साथ फेयर फाइट क्यों करना चाहती है। खैर इसके बाद जियान यहाँ पे ये बात करती है कि अगर वो यहाँ पे आए हैं तो फिर गोचेंग के पास कोई ना कोई खास टैलेंट होना चाहिए और वो उसे छुपा रहा होगा। इसे एल्डर वो के मन के अंदर एक बात आती है कि गोचेंग के पास डॉइस्ट बोन काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन शायद से उसके पास कोई ऐसा भी टैलेंट है जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है और शायद से इसीलिए उनकी गो फैमिली के अंदर डिमोनिक लाइनेज से कोई बंदा हो सकता है। और वो जियान की तारीफ करते हैं कि तुम तो उस बंदे के सभी इरादों को काफी अच्छे से समझ गई। इससे एल्डर लिसुई हैरान हो जाते हैं कि कभी ये इतनी ज्यादा चालाक बन गई। वहीं पे हम लोग डिमोनिक लाइनेज वाले एक शिप को देखते हैं। बेसिकली इसके अंदर से देख ही सकते हो कितना गजब का ऑरा निकल रहा है और ये लोग गोचेंग की साइड से हैं, लेकिन इनकी पावर ज्यादा है तो फिर इन लोगों को डिमोनिक लाइनेज बोला जा रहा है। इसके बाद उस शिप को जो लीड कर रहा था वो बंदा कहता है जाओ और जाके पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दो। वहीं पे उन लोगों ने विंग्ड क्लैन के जो यंग मास्टर था उसे पहले ही पकड़ लिया था और वो उसके ऊपर पैर रख के कहता है कि देख ले बचुआ, तो हर क्लैन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होवल जा रहा। जिसपे यंग मास्टर आगे से कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ भिड़ रहे हो, मेरा विंग्ड क्लैन तुम लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि वो तो हम देख लेंगे, अभी के लिए अपनी खैर मनाओ। जिसके बाद हम लोग मिंग को देखते हैं और इमोर्टल गेट से जो ऑरा थोड़ा सा लीक हो रहा था मिंग उसे एब्जॉर्ब कर ले रहे थे। बेसिकली एक तीर से दो शिकार कर रहे थे, एक तो एनर्जी बढ़ा रही थी खुद की और दूसरा किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसी टाइम पे उसे अंदर से ऑरा महसूस होता है जो कि गोचेंग का होता है और गोचेंग का ऑरा इस टाइम पे सेंट फेस पे था, जिससे मिंग काफी ज्यादा हैरान होती है। यानी गोचेंग जो अपनी कल्टीवेशन बताए फिर रहा है उसका लेवल उससे 3-4 गुना ज्यादा है, सॉरी लेवल ज्यादा है। वहीं पे गोचेंग भाई साहब जब बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तो फिर उनके ऊपर धड़ाधड़ बिजलियां गिर रही थी। बेसिकली उनके ऊपर स्ट्राइक हो रहे थे क्योंकि वो कुछ चीजें चुरा के लेके जा रहे थे। वहीं पे मिंग अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर गोचेंग के यही असली कल्टीवेशन है तो फिर वो आसानी के साथ उसकी आंखों के अंदर जो कांटे हैं उन्हें एक झटके में बाहर निकाल के फेंक सकता है। खैर इसके बाद गोचेंग बाहर आता है तो फिर उसके सारे कपड़े फट चुके थे और वो आगे से लाइटिंग थंडर को गाली देते हुए कहता है क्या तुम मुझे सच में सुलाना चाहते थे जो इतनी ज्यादा लाइटिंग थंडर बरसा रहे हो। वहीं पे मिंग उसके ऐसे हालातों के ऊपर हंसने लगती है तो गोचेंग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि शर्मा क्यों रही हो, जितना चाहे उतना देख सकती हो क्योंकि आखिर में मैं होना तो तुम्हारा ही हूँ। जिसपे मिंग उसे कहती है कि लाइन मारना बंद करो, जल्दी से जाके कपड़े पहन लो। गोचेंग उसे कहता है एडवांटेज लेना है ले लो, मैं तुम्हें लेने दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। खैर इसके बाद इमोर्टल गेट सिरिंक होने यानी कि छोटा होके बंद होने लगता है। मिंग उसे कहती है कि उसके अलावा कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, नहीं तो वो अंदर ही फंस रह जाएगा और साथ ही में किसी को भी नहीं पता चलेगा कि कोई अंदर भी गया था और यहाँ पे कोई इमोर्टल गेट भी था। जिसपे गोचेंग मिंग से कहता है कि तुम्हें छोड़ के किसी को भी नहीं पता है, जिससे मिंग काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो आगे से डरते हुए कहती है कि वो
किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी। इस पे गोचंग काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इसने ये बात काफी ज्यादा आराम और कैजुअली कही थी, लेकिन मिंग इसके बावजूद काफी ज्यादा डर गई है और गोचंग उसे कहता है कि इतना घबराओ नहीं, मैंने ये बात नॉर्मली ही बोली है और मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। इसके बाद वो बाटली बाहर निकालता है जिसके अंदर उसने इमॉर्टल स्पिरिट्स को कैद किया था और गोचंग उस इमॉर्टल स्पिरिट को मिंग को दे देता है। मिंग उसकी तरफ देखती है तो गोचंग उसे कहता है कि ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का फल है और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस फ्यूचर में काफी अच्छे से मुझे ट्रीट करना। मिंग इस बात से हैरान होती है कि गोचंग ने अपनी जान खतरे में डाली बस इमॉर्टल स्पिरिट को उसके लिए यहाँ पे लाने के लिए, और गोचंग के ऊपर जो स्ट्राइक हो रही थी वो इसी इमॉर्टल स्पिरिट की वजह से हो रही है जो वो चोरी करके ला रहा था मिंग के खातिर। जिसके बाद उसे दोबारा अपने कहे गए शब्दों के ऊपर पछतावा होने लगता है। इसके बाद वो गोचंग को रोकती है और उससे पूछती है कि ऐसे ही जाने का इरादा है। एंड आफ्टर दिस वी सी दैट गोचंग अराइव्स, हिज फैमिली शिप्स, एवरीवन ग्रेट हिम एज यंग मास्टर। आफ्टर सीइंग हिज होल आर्मी, गोचंग थॉट्स विद हिज आर्मी एंड पपेट्स विल बी इनफ सो वाइप आउट द होल इमॉर्टल क्लैंस। हैरान मत हो, कभी कभी जबान फिसल जाती है। गोचंग के आने के बाद वो अपनी पूरी आर्मी और अपने पपेट्स के बारे में सोचता है कि इतना काफी होगा पूरे इमॉर्टल क्लैंस को सफा चट करने के लिए, और साथ ही में उसके पास उसकी मदर की साइड से ताइचू डीमन कल्ट भी है, इसीलिए आज पंखों वाले क्लैन में से तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा जो गोचंग को मारना चाहते थे। और साथ ही में यहाँ पे गोचंग के पास फर्स्ट एल्डर भी आए हुए हैं जो उसके लिए यहाँ पे फेवर के लिए आए हैं। खैर इसके बाद गोचंग अपनी पूरी आर्मी को लेता है और विंग्ड क्लैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है उनकी लंका लगाने के लिए। गोचंग जैसे ही पंखों वाले क्लैन के दरवाजे पे पहुंचता है तो फिर वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो गोचंग से कंप्लेन करते हैं कि अगर उसे महायुद्ध करना है तो फिर वो सीधा साधा करे, उन्होंने उसके यंग मास्टर को बंदी क्यों बना लिया है। जिसपे गोचंग पीछे देखते हैं तो फिर उसके एल्डर उसे बताते हैं कि ये अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट का बदला लेने के लिए आया था, तो फिर हमने इसे पकड़ लिया। जिसपे यंग मास्टर से हमें पता चलता है कि इनकी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट और कोई नहीं यूजिंग है, वही जो बिना परमिशन के आर्टिफैक्ट का यूज कर रही थी। गोचंग उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारा यंग मास्टर तुम्हें वापस कर देता हूँ, लेकिन वो वापस करने से पहले यंग मास्टर के अंदर अपनी एनर्जी को डाल देता है, यानी कि उसे टाइम बॉम्ब बना दिया। और वो जैसे ही उन लोगों के पास पहुंचता है तो फिर उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और वो सभी लोग भी इसी चक्कर में टें बोल जाते हैं। वहीं पे गोचंग का एल्डर उसे कहता है कि हम लोग पूरा क्लैन ही टपकाने वाले हैं क्या। गोचंग उसे कहता है कि हम आतंकवादी थोड़ी ना हैं जो पूरे क्लैन को ही खत्म कर देंगे, अगर वो प्यार से बात मान जाते हैं तो फिर हम उन्हें दूसरा चांस देंगे, लेकिन अगर वो बगावत पे उतरते हैं तो बेशक हम उन्हें टपका देंगे। इसके बाद गोचंग और बाकी कुछ लोग उनके क्लैन की तरफ जाते हैं। वहीं पे हम लोग एल्डर वो, लुई शुही और जियान को देखते हैं। वहीं पे एल्डर वो गोचंग की इस काबिलियत से काफी ज्यादा हैरान थे कि गोचंग इस तरीके से सोचता है। वहीं पे जियान को गोचंग की चिंता हो रही थी क्योंकि विंग्ड क्लैन के अंदर सेंट लेवल का पावर हाउस है जो गोचंग को नानी याद दिला सकता है, लेकिन एल्डर वो आगे से कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट था, जरूर उसके पास कोई ना कोई तरीका होगा। जिसके बाद गोचंग क्लैन के पास जाता है और उनसे साफ कहता है कि यही आखिरी मौका है, सबमिट कर दो या फिर मारे जाओ। जिसपे सामने से जवाब नेगेटिव में आता है। वहीं पे वो लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ड्रैगन क्लैन उनकी कोई भी मदद नहीं करने वाला है, वो उन्हें चारी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब इन लोगों के पास एक ही चारा बचता है कि ये लोग इंसेक्टर को उनके आइसोलेशन से बाहर बुलाए। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि दोनों क्लैंस के पास पंख हैं, लेकिन उनमें से ब्लैक ईगल क्लैन ज्यादा शक्तिशाली और समझदार है। इसके बाद गोचंग अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके चार्ज कर दो, और बेशक क्योंकि ये लोग गोचंग की फैमिली के साइड से थे तो फिर बेशक इन्हें मॉन्स्टर होना ही था। और जैसे ही पंखों वाले लोग इनसे टकराते हैं तो ये उन्हें चीर फाड़ के एक तरफ फेंक देते हैं। जितने सामने से जाते हैं कोई भी बंदा चोट नहीं खाता, वो सामने वाले को मार के रख देते हैं। उसी पे 3-4 लोग गोचंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं जो उनसे यंग मास्टर और मिस यू जिंग का बदला लेना चाहते थे। जिसपे गोचंग उनसे कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, बस अपनी ताकत का नमूना दिखाऊंगा। जिसके बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और जैसे लेजर इधर उधर नहीं टकरा के चले जाते हैं शीशे के सामने, उसी तरीके से गोचंग जिस बंदे से टकराता तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करके तीसरे बंदे से जा टकराता और इसी तरीके से सभी लोगों को मारते हुए नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। जहाँ पे 2 लोग आते हैं जो अपने साथ होली आर्टिफैक्ट लेके आए थे जो चक्री की तरह था। जिसपे गोचंग उन लोगों से कहता है कि ये बात, और वो अपने पास से अपना सुप्रीम वेपर बाहर निकालता है। तो हम लोग देखते हैं कि आसमान से स्काई रूलर नाम का एक टावर आता है जो कि डायरेक्ट उनकी चक्री से बिल्कुल उस तरीके से टकराता है जैसे जापान में एक बहुत बड़ा घंटा होता है ना, जिसे 10-15 लोग मिलकर एक साथ बजाते हैं, और उसी तरीके से वहाँ पे उस घंटे की तरह आवाज आती है। और गोचंग की स्काई रूलर की ताकत इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि वो जैसे ही उससे टकराता है तो उनके क्लैन का जो पत्थर हवा में उड़ता था वो तिरछा हो जाता है। वहीं पे गोचंग की स्ट्रेंथ को देख के एल्डर वो काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं क्योंकि गोचंग अकेले ही विंग्ड क्लैन के इलाइट्स का सामना कर सकता था। वहीं पे गोचंग भी उनकी तरफ पीछे मुड़ के देखता है, जिससे एल्डर वो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कोई गलती की है क्योंकि गोचंग के कल्टीवेशन के साथ वो अभी बिल्कुल भी उनके होने को महसूस नहीं कर सकता है। इसके बाद गोचंग उनकी फैमिली के लीडर्स के पास जाता है जो कि भाई यंगस्टर्स को आगे
भेज के खुद को बचा रहे थे। गोचंग उनसे कहता है कि या तो सरेंडर करो या फिर मारे जाओ, या फिर अपने इंस्पेक्टर को बुला के लेके आओ फिर मारे जाओ। इस पे वो सभी लोग वहाँ पे ज्ञान की बातें पेलने लगते हैं कि तुमने जो कांड वांड किए हैं, जो बुरे काम किए हैं, तुम्हें आसानी की मौत नहीं मिलेगी। वह भी गोचंग तुरंत टेलीपोर्ट होकर उनके मुंह के ऊपर झापड़ दे मारता है और आगे से कहता है कि ये बात मुझे पता है और मुझे ज्ञान देने की कोशिश ना ही करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तुमने हजारों सालों तक कल्टीवेट किया है, लेकिन तुम्हारी सारी हिम्मत मुझे देख के गायब हो गई है। मेरा टाइम न वेस्ट करो, खुद को जल्दी मार लो। खैर वो लोग वहाँ पे बात कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे विंग्ड क्लैन की इंसेक्टर आ जाती हैं, जो कि गोचंग से कहती हैं कि लड़के तुम्हें ज्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। वह पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है क्वासी सुप्रीम एटलीस्ट ट्रिपल हेवल लेवल, वाओ दैट्स गुड। वहीं पे वो सभी लोग अपने इंसेक्टर को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब जीत उनकी झोली में आ गिरी है। वहीं पे इंसेक्टर गोचंग से कहती है कि लड़के तुमने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ तक कि मुझे भी मजबूर कर दिया यहाँ पे आने के लिए। तुम्हें एक काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें राख में बदल दूंगी। और दीदी की बातें सुन के बस मुझे एक ही लाइन याद आई है, ब्यूटी विद नो ब्रेन। भाई साहब वो पूरी बारात लेके आया है, अकेला नहीं आया है। वहीं पे गोचंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मामला तो अब एडल्ट में बदल चुका है, शायद से मुझे अब अपना ब्रह्मास्त्र बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद गोचंग एल्डर वू से कहता है इंसेक्टर ये मुझे धमकी दे रही है कि ये कह रही है कि मैंने अभी तक जो भी कांड किए हैं मुझे एक्सप्लेनेशन देने पड़ेंगे, नहीं तो ये मुझे राख में बदल देगी। जिससे इंसेक्टर के साथ साथ वो सभी लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि गो फैमिली का इंसेक्टर भी यहाँ पे है। वहीं पे गोचंग एल्डर वो से कहता है कि मैं इसके खिलाफ नहीं जीत सकता हूँ, अब ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप गो फैमिली की इज्जत और मर्यादा को बचा लें। वहीं पे एल्डर की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि गोचंग ने उन्हें ही फंसा दिया। वहीं पे मिंग को एल्डर की हालात के ऊपर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। खैर इसके बाद एल्डर को मजबूरी में बाहर आना ही पड़ता है और गोचंग उनकी चापलूसी करने लगता है कि जब वो छोटा था तब वो उनको बहुत ज्यादा एडमायर किया करता था। वहीं पे वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये गुनान सान है जो कि काफी सालों से ही सेकुलेशन के अंदर थे, लेकिन शायद से ये गॉड रियलम पे हैं। सॉरी यार, ये गॉड रियलम पे तब थे जब ये सेकुलेशन के अंदर गए थे। वहीं पे एल्डर वो गोचंग की हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन वो उससे कहते हैं कि चले जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वहीं पंखों वाले क्लैन की इंसेक्टर को बिल्कुल भी एल्डर वो के अंदर से कोई भी प्रेशर वेरेशर महसूस नहीं हो रहा था, जैसे कि वो कोई नॉर्मल इंसान हो। वहीं पे इन लोगों को अभी ऐसा लग रहा था कि इनके पास जीतने की उम्मीद है। सोच रहे हो, जीतने की उम्मीद है। खैर इसके बाद गोचंग वहाँ से खिसक लेता है, ये कहते हुए कि हम बाद में मिलेंगे। एल्डर वो उसे कहते हैं हाँ जल्दी जाओ। खैर इसके बाद एल्डर वो और उनके इंसेक्टर के बीच में बातें होती हैं, जिसका कंक्लूजन ये निकलता है कि विंग्ड क्लैन वालों ने गोचंग के ऊपर जानलेवा हमला किया, वो भी कमाल के आर्टिफैक्ट के साथ। इसीलिए ये लोग यहाँ पे दोषी पाए जाते हैं और उन लोगों को क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पे रहते रहते कुछ भी उखाड़ सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी गो फैमिली हजारों सालों से कभी भी पीछे नहीं हटी है उन जैसे कचड़ों के सामने। तो फिर तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी औकात क्या है? जिसके बाद एल्डर वो एक झटके में चुटकी बजाते ही डायरेक्ट उनके इंसेक्टर के पास पहुंच जाते हैं और उसके सीने के ऊपर मुक्का रख के कहते हैं, सीने के ऊपर और कहीं गलत जगह नहीं, कहते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा। जिसके के साथ हम लोग देखते हैं कि उनकी पावर का वहाँ पे हल्का सा नमूना दिखाई देता है। तो उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सामने की तरफ इतना ज्यादा प्रेशर जाता है कि वो दीवारों पत्थरों जो भी चीज सामने आती है उसे तोड़ते हुए पार निकल जाता है। यहाँ तक कि ऊपर की तरफ जो आसमान था उसे भी चीर दिया जाता है और अंतरिक्ष दिखाई देने लगता है। वहीं पे सामने की तरफ जो भी पत्थर थे उनके भी छट्टियां उड़ गई थी। जिसके बाद वो गोचंग से कहते हैं कि ओए देखा तुमने मैं कितना ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इस पे गोचंग आगे से थम्स अप करते हुए कहता है कि इंसेक्टर की स्किल तो लाजवाब है, इनविंसिबल है, आप तो कमाल के हैं, वाह। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि बस एक ही पंच में इतनी ज्यादा पावर रिलीज की, शायद से ये डायरेक्ट रेमंड इमॉर्टल पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद एल्डर वो उन लोगों से कहते हैं कि भैया और भी ज्यादा लोगों हो तो बुला लो, मैं उनको भी एक एक करके खत्म कर दूंगा। जिसपे उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उनमें से एक बंदा वहाँ से 9-2-11 होने लगता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे यहाँ से भाग के डायरेक्ट ड्रैगन क्लैन के अंदर जाना पड़ेगा और वो वहाँ पे शेल्टर ले लेगा। लेकिन उसी टाइम पे एल्डर वो उसके सामने आते हैं जो कि वॉइड को तोड़ते हुए उसके मुंह के ऊपर गोचंग की तरह ही उल्टे हाथ का रहपटा मारते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स रिलीज होती है और वो भी मारा जाता है। वहीं पे आसपास के कल्टीवेटर जो कि वहाँ पे नजारा देखने के लिए आए थे उन सभी के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि एवरलास्टिंग गो फैमिली के अंदर कई सारे इंसेक्टर हैं और उनमें से एक इंसेक्टर ने तो अकेले ही पूरे विंग्ड क्लैन के छक्के छुड़ा दिए। वहीं पे उनमें से एक बंदा था जिसके सर के ऊपर सींग लगा हुआ था, वो भी इस चीज से काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पे जियान का तो मुंह ही खुला रह गया था क्योंकि वो एल्डर को आंडू पांडू समझ रही थी, लेकिन अब उसने एल्डर की ताकत देख ली है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई है। वहीं पे एल्डर लिस हुई आगे से कहते हैं कि मुझे इसे अंदर नहीं आने देना चाहिए था। यहाँ के जो क्लैंस है वो अगर वो सभी एक साथ मिल भी जाएं तो भी वो लोग उसे हरा नहीं सकते हैं। इसके बाद हम लोग गोचंग को देखते हैं और वहाँ पे बच्चे कुछ जो भी लोग थे वो लोग सरेंडर कर देते हैं। गोचंग उनसे कहता है कि मैं सरेंडर तो तुम्हारा एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। इस पे वो लोग पूछते हैं कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर गोचंग आगे से ऐसी मुस्कान देता है और तुम लोग समझ ही गए होंगे इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है। इसके बाद हमें जियान से पता चलता है कि गोचंग ने उन्हें ऑर्डर दिया है कि विंग्ड क्लैन के अंदर एक दूसरे को सब लोग मारें और एल्डर लिस हुई आगे से कहते हैं कि मुझे पता था कि ये बच्चा बहुत ज्यादा क्रूअल है। इसके बाद हम लोग
लोग देखते हैं कि विंड क्लैन के अंदर वो डिसाइपल्स एक दूसरे को ही जान से मार रहे थे और जो भी जीतेगा उसे ही जीने का मौका मिलेगा। तुम लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि गोचेंग कितना ज्यादा बेरहम है। और अगर तुम इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे दूं। कोई अगर तुमसे कहे कि तुम्हें जीने के लिए अपने ही भाई को मारना पड़े तो फिर क्या तुम कर पाओगे ऐसा? इसके बाद अगला सीन कुछ घंटों के बाद का होता है और इन लोगों को खबर मिलती है कि यहाँ पे इमॉर्टल गेट ओपन होने वाला है। तो सब लोग उस तरफ जाने लगते हैं ताकि उसका फायदा उठा सकें। वहीं पे गोचेंग उनसे कहता है जाओ जाओ लड़ो जाके उसके लिए, बल्कि मैंने सारी चीजें वहाँ से पहले ही उठा ली हैं, तुम्हें मिलेगा ठेंगा। वहीं पे गोचेंग को काफी अच्छे से पता था कि इंसेक्टर अभी उसके ऊपर आके टूट पड़ने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे इंसेक्टर की पावर की जरूरत थी। वहीं पे जियान की वजह से इंसेक्टर उसकी मदद कर रहे थे। तो फिर गोचेंग को यहाँ पे एक तीसरा तरीका लगाना पड़ता है। तुम्हें तो याद ही होगा कि जो 7th प्रिंसेस थी सीकिंग पैलेस वाले की, वो इनडायरेक्टली जियान की वजह से ही मारी गई थी। तो फिर वो इसी का इस्तेमाल करने वाला है ताकि वो एल्डर वू का और ज्यादा इस्तेमाल कर सके। फिर इसके बाद गोचेंग अपनी फैमिली से आए हुए सभी एल्डर्स को शुक्रिया कहता है जो उसकी मदद करने के लिए आए थे। और गोचेंग उन लोगों को शुक्रिया कह के वापस डाउटियन पैलेस भेज देता है और साथ ही में वो भी डाउटियन पैलेस चला आता है। और बस अभी के लिए इतना ही। ये एपिसोड हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि अगले एपिसोड से नया आर्क और नई चीजें शुरू होंगी।